अमरगिरी की आर्मी तेजी से आगे बढ़ते हुए हिरन प्रजाति की आर्मी के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी। हिरन प्रजाति की आर्मी अमरगिरी के इतने पावरफुल और भयानक हमले के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। कहीं ना कहीं हिरन प्रजाति अमरगिरी आर्मी को बहुत हल्के में ले रही थी और अब अनुराग बसु को पछतावा हो रहा था कि उसने आरव और अमरगिरी किंगडम को इतने हल्के में क्यों लिया था। अनुराग बसु ने तुरंत अपने सभी खास लोगों को हिरन प्रजाति की आर्मी के चारों ओर एक पावरफुल बैरियर बनाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में हिरन प्रजाति की आर्मी के चारों ओर एक पावरफुल बैरियर बन गया, जिसकी वजह से अमरगिरी की आर्मी हिरन प्रजाति की आर्मी के बेहद नजदीक आकर रुक गई। अमरगिरी आर्मी अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उनके सामने पावरफुल बैरियर मौजूद था। उस पावरफुल बैरियर के बनते ही अनुराग बसु ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसके पास अपनी आर्मी को इस नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने के लिए थोड़ा समय था। उसी समय बोल्टनी एक 2 मीटर विशालकाय बॉल में बदल गया और उसने उस पावरफुल बैरियर के ऊपर एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। ये देखकर अनुराग बसु ने हंसते हुए कहा, ये हिरन प्रजाति का एक बहुत ही विशालकाय बैरियर है। इसे तोड़ पाना तुम्हारे जैसे मामूली बीस्ट के बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर अनुराग बसु अपनी आर्मी को बिल्कुल नए सिरे से पोजीशन में ला रहा था। पाराशर मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि वो आरव के साथ युद्ध करने वाला था। शहजादा अथर्व और चिन्मय मिलकर एलम को रोकने वाले थे। बोल्टनी ने अनुराग बसु की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो लगातार अपने हमले करता रहा। लगभग आधे घंटे तक हमला करते रहने के बाद उस पावरफुल बैरियर में एक दरार पड़ गई। अनुराग बसु को यह नहीं मालूम था कि बोल्टनी एक समय में एक दैवीय शक्ति था। वो तो 1000 साल कैद रहने की वजह से उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी दैवीय शक्ति के अंश आज भी उसके अंदर बचे हुए थे। इसी वजह से उसके हमले उस बैरियर पर इतने घातक साबित हुए थे। ये देखकर अनुराग बसु की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद तो आरव की आर्मी ने उस पावरफुल बैरियर पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिए और कुछ ही देर में वो पावरफुल बैरियर टूटकर नष्ट हो चुका था। इसके तुरंत बाद अमरगिरी आर्मी हिरन प्रजाति की आर्मी पर मौत बनकर टूट पड़ी। पसोलवा और बोल्टनी एक साथ मिलकर हिरन प्रजाति के सोल्जर्स को मारना शुरू कर चुके थे। बोल्टनी के अंदर हिरन प्रजाति को लेकर जो नफरत भरी हुई थी, उसकी वजह से वो पागलों की तरह हिरन प्रजाति के सोल्जर्स को मारता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर पसोलवा ने बोल्टनी से कहा, बोल्टनी थोड़ा आराम से, हमें इतनी जल्दी हिरन प्रजाति की आर्मी की इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन बोल्टनी तो 2 मीटर विशालकाय गेंद बन के वहां पर चारों ओर कहर मचाने में बिजी था। उसके पास पसोलवा की सलाह सुनने का समय नहीं था। एलम मिनोटोरस प्रजाति के योद्धाओं पर हमला करते हुए तेजी से आरव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही चिन्मय और अथर्व ने उसे रोक लिया। वहीं आरव अपने हापुन को पकड़े हुए एक अमर योद्धा के अवतार में था, जिस वजह से वो बहुत बड़ी संख्या में हिरणादकों को मौत के घाट उतार रहा था। अनुराग बसु ने जब आरव को तांडव मचाते हुए देखा तो उसने पाराशर से कहा, योर एक्सेलेंसी एलम आरव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या आप आरव को संभाल सकते हैं? अनुराग बसु की बात सुनकर पाराशर तेजी से आरव की ओर बढ़ गया। पाराशर ने आरव के पास पहुंचकर उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। उस पावरफुल अटैक से आरव हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। हालांकि वो अगले ही पल तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, सच में एक पाताली बीस्ट की पावर का स्तर एक अलग ही लेवल पर होता है। आरव इस समय अमर योद्धा के अवतार में था। इस वजह से पाराशर के हमले से उसके शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। इस समय उसके अंदर बंदरों के राजा सूर्या सुबाहु की पावर मौजूद थी। पाराशर ने आरव से कहा, लड़के, क्यों नहीं तू मेरे साथ लड़ाई करता, मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। आरव ने हंसते हुए कहा, वैसे मैं बता दूं कि धीरदा और मेरी आर्मी के कई पावरफुल बीस्ट इस समय तुम्हारी पूरी आर्मी को खा जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर पाराशर ने रिप्लाई किया, इस समय उन सभी से ज्यादा बड़ा खतरा तुम हो। तुम इस पूरे युद्ध के वो चेस पीस हो जिसे मारते ही ये युद्ध हिरन प्रजाति जीत जाएगी। इस पर आरव ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। पाराशर ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो। ये युद्ध भूमि है और यहाँ सिर्फ जीत और हार मायने रखती है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आरव और पाराशर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। आरव ने अपनी आर्मी को कई टुकड़ों में बांटकर
हर टुकड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को सौंप दी, ताकि अगर वो युद्ध में बिजी हो जाए तो भी पूरी की पूरी आर्मी को गाइडेंस मिलता रहे। जैसे ही उन दोनों की शक्तियां टकराई तो एक पावरफुल विस्फोट वहां पर हो गया। दूसरी ओर बोल्टनी हिरन प्रजाति की आर्मी में कहर मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो बहुत बड़ी संख्या में हिरन प्रजाति के सोल्जर्स को मार चुका था। इस वजह से अनुराग बासु को बोल्टनी से बहुत ज्यादा खतरा महसूस होने लगा। उसने अपने 2 पावरफुल रचनाकार योद्धाओं को तुरंत बोल्टनी की तरफ भेजा। अनुराग बासु का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों रचनाकार योद्धा अपनी एक शाही टुकड़ी के साथ बोल्टनी के नजदीक पहुंच गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। बोल्टनी को इतने पावरफुल योद्धाओं से घिरता हुआ देखकर पसोलवा घबरा गया और उसने चीखते हुए कहा, बोल्टनी, तुरंत यहां से निकलो, तुम्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। ये सुनकर बोल्टनी ने कहा, मैं यहां पर वापस लौटने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर इन हिरणादकों को इनकी औकात दिखाने आया हूं। ऐसा कहकर बोल्टनी तेजी से आगे बढ़ गया। उसी समय एक पावरफुल वॉर हैमर आकर उसके सीने में लगा और बोल्टनी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो वॉर हैमर एक रचनाकार योद्धा ने बोल्टनी पर फेंका था, जिससे बोल्टनी पर बहुत ही पावरफुल अटैक हो गया था। बोल्टनी के मुंह से खून की बौछार फूट पड़ी। वहीं पसोलवा ने जब ये नजारा देखा तो तेजी से बोल्टनी के पास जाने की कोशिश की। हालांकि इस समय कितने ही सोल्जर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जिसकी वजह से वो बोल्टनी के पास नहीं जा पाया। घायल बोल्टनी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में एक पावरफुल विंटेज तलवार पकड़ी हुई थी। तभी एक रचनाकार योद्धा आया और उसने अपनी तलवार से बोल्टनी पर हमला कर दिया। बोल्टनी ने अपनी तलवार पर उस हमले को रोक लिया, लेकिन तभी एक दूसरे रचनाकार योद्धा ने बोल्टनी की पीठ पर अपने वॉर हैमर से एक पावरफुल वार कर दिया। ऐसा होते ही बोल्टनी की पीठ की कितनी ही हड्डियां टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर पसोलवा पागल हो उठा और उसने अपने आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स को एक ही वार में मार गिराया और वो पूरी रफ्तार से बोल्टनी की तरफ दौड़ पड़ा। वो किसी भी हाल में बोल्टनी को उन दोनों रचनाकार योद्धाओं से बचाना चाहता था। बोल्टनी इस समय जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। वहीं पहले रचनाकार योद्धा ने अपनी तलवार हवा में उठाई और बोल्टनी का सर कलम करने के लिए अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर बढ़ा दी। ये देखकर पसोलवा घबराहट से चीख उठा। पिछले कुछ दिनों में पसोलवा और बोल्टनी के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। रचनाकार योद्धा की तलवार बोल्टनी की गर्दन के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी। उसी समय धीर वहां पर आ गया और उसने उन दोनों रचनाकार योद्धाओं पर हमला कर दिया। धीर के साथ वहां पर वन हिरण भी मौजूद थे। ये देखकर पसोलवा तेज स्पीड से दौड़ते हुए बोल्टनी के पास चला गया और बोल्टनी को उठाकर वहां से दूसरी तरफ निकल गया। वो बोल्टनी को मिनोटोरस प्रजाति के सोल्जर्स के बीच लेकर चला आया ताकि बोल्टनी को सुरक्षा मिल सके। इस समय बोल्टनी जमीन पर पड़ा था और उसका सिर पसोलवा की गोद में था। बोल्टनी के सारे शरीर से खून पानी के झरने की तरह बह रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और वो दर्द से कराह रहा था। बोल्टनी ने पसोलवा की ओर देखकर कहा, मजा आ गया दोस्त, पिछले 1000 साल का गुस्सा था पसोलवा, काश मैं और ज्यादा हिरणादकों को मार पाता। पसोलवा ने कहा, तू टेंशन मत ले बोल्टनी, अभी हमें साथ में मिलकर अटलांटा भूमि को मॉन्स्टर से आजाद भी तो करवाना है, तू कहीं नहीं जा रहा। इस पर बोल्टनी ने कहा, पसोलवा, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तेरे जैसा यार मिला, लेकिन अब मेरे चलने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर पसोलवा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोल्टनी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बोल्टनी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, अभी तो हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। हालांकि मन ही मन पसोलवा को भी समझ में आ रहा था कि बोल्टनी जितना ज्यादा घायल हो चुका था उसका बच पाना आसान नहीं था, लेकिन वो किसी भी हाल में बोल्टनी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। पसोलवा इस समय बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था। उसी समय वहां पर आहाना और पाखी आई। आहाना और पाखी ने वहां पर आते ही बोल्टनी के मुंह में कुछ हीलिंग पोशन डाले। इसके बाद पाखी ने बोल्टनी को कई तरह के इंजेक्शन लगाए। बोल्टनी का इलाज करने के बाद पाखी ने पसोलवा से कहा, बोल्टनी की हालत को फिलहाल हमने स्टेबल कर दिया है, लेकिन हमें बोल्टनी को यहाँ से राजवन सिटी के अंदर लेकर जाना होगा। ये सुनकर पसोलवा ने बुलंद आवाज के साथ कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बोल्टनी को राजवन सिटी के अंदर लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर पसोलवा ने बोल्टनी को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से राजवन सिटी की ओर दौड़ पड़ा।
रास्ते में पसोलवा पर हिरन प्रजाति के सोल्जर्स ने भयानक हमले किए, लेकिन पसोलवा रुकने के लिए तैयार नहीं था। लगभग आधे घंटे तक दौड़ लगाने के बाद वो फाइनली राजवंश सिटी के अंदर पहुंच गया। राजवंश सिटी के अंदर पहुंचते ही हीलर्स ने आगे बढ़कर बोल्टनी को पकड़ लिया और उसका इलाज करने के लिए उसे वहां से लेकर चले गए। चनक वहां पर आया तो उसने देखा कि पसोलवा का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। चनक ने पसोलवा से कहा, पसोलवा, तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, तुम्हें भी हीलर्स के साथ चले जाना चाहिए। इस पर पसोलवा ने रिप्लाई किया, नहीं, अभी युद्ध भूमि को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैं बोल्टनी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं, उसे कुछ मत होने देना। इस पर चनक ने कहा, जब तक राजवंश सिटी के अंदर हिरन प्रजाति की आर्मी नहीं घुसती तब तक मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं बोल्टनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चनक की बात सुनकर पसोलवा ने कुछ हीलिंग गोलियों को खाया और वो वापस युद्ध के मैदान में चला गया। वहीं चनक सोचने लगा, आरव, तुम में आखिर ऐसी क्या बात है कि जो तुमसे मिलता है तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सच में मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा बेमिसाल योद्धा नहीं देखा। दूसरी ओर धीर ने एक रचनाकार योद्धा को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं दूसरा रचनाकार योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ था। आरव ने अपनी पूरी आर्मी को बहुत बड़ी संख्या में एसिड बम दिए थे। आरव की आर्मी जगह जगह पर उन एसिड बमों को हिरनादकों पर फेंक रही थी, जिस वजह से वो एसिड बम उस पूरे युद्ध में बड़ी संख्या में हिरनादकों की मौत के लिए जिम्मेदार बन चुके थे। अनुराग बसु को समझ में नहीं आ रहा था कि उन एसिड बमों का क्या तोड़ निकाले, क्योंकि वो एसिड बम किसी एक के हाथ में ना होकर आरव की हजारों की आर्मी के हाथों में थे। वहीं गोबलिन की हजारों की आर्मी अपने स्पेशल तीरों के जरिए हिरन आर्मी को तहस नहस कर रही थी। वो युद्ध चलते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन युद्ध था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुराग बासु ये महसूस कर रहा था कि धीरे धीरे उसकी आर्मी अमरगिरी की आर्मी से हारती जा रही थी। पिछले 2 दिनों में अमरगिरी की आर्मी के जितने सोल्जर्स मरे थे उससे कई गुना ज्यादा सोल्जर हिरन प्रजाति की आर्मी के मर चुके थे। ये देखकर अनुराग बासु ने गुस्से से कहा, आरव, मुझे अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चलने के लिए तूने मजबूर कर दिया है, लेकिन इस ट्रम्प कार्ड के बाद तेरा और तेरी इस आर्मी का बच पाना नामुमकिन होगा। तुझे मारकर मैंने तेरी गर्दन काटकर हमारी गार्जियन संत के सामने नाप परोसी तो मेरा नाम भी अनुराग बासु नहीं। ऐसा कहकर अनुराग बासु ने अपनी स्टोरेज रिंग में से 2 टोकन बाहर निकाल लिए। आखिर अनुराग बासु क्या करने वाला था जो वो इतना कॉन्फिडेंट था कि आरव और उसकी आर्मी को खत्म कर सकता था? क्या अनुराग बासु आरव और उसकी आर्मी को खत्म करने में कामयाब रहने वाला था? पिछले 2 दिनों से लगातार हिरन प्रजाति की आर्मी और अमरगिरी की आर्मी के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। सभी योद्धा थक कर चूर हो चुके थे। अनुराग बासु को समझ में आ रहा था कि इस युद्ध में हिरन प्रजाति लगातार अमरगिरी किंगडम की आर्मी से हारती जा रही थी। इसलिए अनुराग बासु ने तय किया कि वो अपने 2 टोकन का यूज करेगा। उसने अपनी जेब से 2 टोकन को बाहर निकाल लिया और उन्हें मसलते हुए कहा, अब देखता हूं कि तुम में से कौन जिंदा बच पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हिरन प्रजाति की आर्मी को इतनी आसानी से हरा दोगे? हरगिज नहीं। इस युद्ध का फैसला पहले ही हो चुका है। राजवंश सिटी पर हिरन प्रजाति का झंडा फहरा कर रहेगा। वहीं दूसरी ओर आरव और पाराशर के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। आरव के हाथ में इस समय तूफानों का जन्मदाता थंडर हथियार मौजूद था और वो उस थंडर हथियार से पाराशर के ऊपर बिजलियां गिरा रहा था। वहीं पाराशर अपने हाथों में पावरफुल एनर्जी क्रिएट करके आरव के हमलों का जवाब दे रहा था। अधीर और महीर मिलकर एलम के साथ युद्ध कर रहे थे। वहीं जिस रचनाकार योद्धा ने बोल्टनी को घायल किया था, पसोलवा उस रचनाकार योद्धा को मारने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। लीला अपने अंगारियन बकरियों के साथ लगातार आरव के चारों ओर एक घेरा बनाए हुई थी ताकि कोई भी धोखे से आरव पर हमला न कर दे। लीला को इस पूरे युद्ध से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ आरव की सिक्योरिटी से, और वो वही करने में लगी थी। अहाना अवंती किंगडम से हासिल बीस्ट की आर्मी की लीडर थी और इस समय वो पाखी और अपनी बीस्ट आर्मी के साथ मिलकर अमरगिरी आर्मी के घायलों को राजवंश सिटी के अंदर भेज रही थी। अनुराग बासु के टोकन को मसलते ही वहां पर एक 50 मीटर विशालकाय अजगर आ गया। वहां आते ही वो विशालकाय अजगर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके ठीक पीछे एक दूसरे सुनहरे रंग के पोर्टल में से एक
10 मीटर के आकार का विशालकाय हिरण, जिसके सिर पर बहुत ही पावरफुल सींग लगे थे, वो वहां पर आ गया। उन दोनों के वहां पर आने मात्र से ही उस पूरी रणभूमि में एक अजीब सा भयानक प्रेशर क्रिएट हो गया और वहां मौजूद हर एक सोल्जर उस प्रेशर को अपने शरीर पर महसूस कर पा रहा था। वो दोनों हिरन प्रजाति के गार्जियंस थे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अजगर का नाम नलनीर था, तो विशालकाय हिरण का नाम निरामय था। जिस समय अनुराग बासु अपनी आर्मी के साथ सदर्न किंगडम आया था, उस समय उन दोनों ने एक एक टोकन अनुराग बासु को दिया था और उससे कहा था कि अगर कभी हिरन प्रजाति की आर्मी पर कोई गंभीर संकट पैदा हो जाए तो अनुराग बासु उन टोकनों के जरिए उन्हें वहां बुला सकता था। अनुराग बासु ने उन टोकन के जरिए उन दोनों को वहां पर बुला लिया था, क्योंकि हिरन प्रजाति की आर्मी लगातार अमरगिरी की आर्मी से पिछड़ती जा रही थी। उस विशालकाय अजगर नलनीर की आवाज सुनकर उस युद्ध भूमि में मौजूद हर एक सोल्जर लड़ाई छोड़कर आसमान में उस विशालकाय अजगर नलनीर को देखने लगा। हिरन प्रजाति के सोल्जर उस अजगर को देखकर खुशी से झूम उठे। एक सोल्जर ने खुश होते हुए कहा, "हाँ, अब हमारी जीत कंफर्म हो चुकी है। हमें अब अमरगिरी आर्मी हरा नहीं पाएगी।" देखते ही देखते पूरी हिरन आर्मी में उत्साह की एक अलग ही लहर दौड़ गई। पाराशर ने जब नलनीर और निरामय को वहां पर देखा तो बहुत तेजी से उन दोनों के पास चला गया। नलनीर और निरामय के पास खड़े होकर पाराशर ने आरव की ओर देखकर कहा, "बच्चे, शायद इसे ही खेल खत्म होना कहते हैं। तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका है। इस पूरी युद्ध भूमि में ऐसा कोई नहीं है जो नलनीर और निरामय का सामना कर सके। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही है कि तू सरेंडर कर दे, ताकि तेरी आर्मी मरने से बच सके। नहीं तो तेरे अहंकार के चलते तेरी ये लाखों की आर्मी एक दर्दनाक मौत का शिकार होकर रह जाएगी। आरव इस समय आसमान में मौजूद उन दोनों पाताली रैंक के बीस्ट को देख रहा था। उन दोनों को देखकर आरव को समझ में आ गया कि युद्ध एक बार फिर हिरन प्रजाति के पक्ष में जा चुका था। वहीं जब जैस्मीन और प्रिशा ने यह नजारा देखा तो उन दोनों को एक झटका सा लगा। वो दोनों मन ही मन इस बात से खुश हो रही थी कि आरव किसी तरह इस युद्ध में बढ़त बना चुका था, लेकिन अब एक बार फिर हिरन प्रजाति इस युद्ध को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। जैस्मीन की अंतरात्मा में मौजूद प्रिशा ने कहा, "ये तो अचानक से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो गया है। नलनीर और निरामय दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट हैं। मैंने सुना है कि ये दोनों ही मौत के तांडव रैंक के बीस्ट बनने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। पाताली रैंक से ऊपर मौत के तांडव रैंक होती थी और मौत के तांडव रैंक से ऊपर दैवीय शक्ति रैंक होती थी। जैस्मीन ने उदास होते हुए कहा, "बिग सिस्टर, लगता है आरव अब बहुत ही ज्यादा सीरियस ट्रबल में आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि आरव के पास अब कोई ट्रम्प कार्ड बचा होगा।" इस पर प्रिशा ने इमोशनल होते हुए कहा, "तो अब हमारा लवर क्या करेगा? क्या सही में हमारा लवर नलनीर और निरामय के हाथों पराजित हो जाएगा? अगर ऐसा है तो जैस्मीन, तुझे कुछ करना होगा।" इस पर जैस्मीन बोली, "पता नहीं क्या होने वाला है। हमें फिलहाल कुछ देर रुककर इंतजार करना चाहिए।" चिन्मय ने जब उन दोनों को आसमान में देखा तो उसके अंदर गहरी निराशा पैदा हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों विदिशा किंगडम से इतनी दूर यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए चले आएंगे। वो दोनों ही विदिशा किंगडम के सबसे पावरफुल गार्जियन में से एक थे। ऐसे में उन दोनों के यहाँ होने का मतलब था कि इस युद्ध का रिजल्ट लगभग आ चुका था और हिरन प्रजाति इस युद्ध की विजेता बन चुकी थी। वहीं उस जगह से दूर मलिंगा और कालिंदी, जो आपस में पिछले 2 दिनों से लड़ रहे थे, वो दोनों भी रुक गए थे और आसमान में मौजूद नलनीर और निरामय को देख रहे थे। उसी समय प्रिंसेस हिना एक यूनिकॉर्न के ऊपर बैठकर नलनीर और निरामय के पास आ गई। वहां आकर उसने आरव की ओर देखकर कहा, "आरव, मुझे नहीं लगता कि अब हमें युद्ध को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तुम हिरन प्रजाति की छत्रछाया में रहकर अमरगिरी किंगडम के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। अगर तुम मेरा ये प्रस्ताव मान लेते हो तो और ज्यादा खून खराबा होने से बच जाएगा।" प्रिंसेस हिना की बात पर आरव ने कहा, "प्रिंसेस हिना, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप शांति और बातचीत से एक बीच का रास्ता निकालना चाहती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप हिरन प्रजाति की आर्मी की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को धारण नहीं करती हैं। इसलिए आपकी कही गई बात पूरी विदिशा आर्मी एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं।
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप खुद को इस पूरे मामले से दूर रखें और जिन लोगों के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उन लोगों को आगे आकर बोलने दें। आरव की ये बात सुनकर प्रिंसेस हिना बुरी तरह से एम्बैरस हो गई। वो विदिशा किंगडम की एक प्रिंसेस थी जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। हालांकि आरव की बात अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि प्रिंसेस हिना यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर आई थी और कुछ नहीं। इसलिए आरव की बात सुनकर प्रिंसेस हिना चुप हो गई। अनुराग बासु ने जब प्रिंसेस हिना को इस तरह से एम्बैरस होते देखा तो प्रिंसेस हिना की नजरों में अपने लिए कुछ पॉइंट बनाने के पर्पस से उसने आरव को आंखें दिखाते हुए कहा, आधे हिरनादक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रॉयल हाइनेस के साथ रूड बिहेव करने की? वो हमारी प्रिंसेस हैं और इस वजह से वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अगर उन्होंने कुछ भी कहा है तो हमारे लिए उनके कहे गए हर एक शब्द किसी मील के पत्थर की तरह हैं, जिसे हम अपनी आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर अनुराग बासु सीना फुलाकर प्रिंसेस हिना की तरफ इस उम्मीद में देखने लगा कि प्रिंसेस हिना उसकी बात सुनकर इमोशनल भरी नजरों से उसे देखेंगी और खुश होकर उसे अपने सीने से लगा लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और प्रिंसेस हिना ने अपनी नजरें उठाकर अनुराग बासु को देखा तक भी नहीं। ये देखकर अनुराग बासु का चेहरा लटक गया। वहीं अनुराग बासु की बात पर गुस्सा दिखाते हुए आरव ने कहा, जब दो समझदार लोग बात कर रहे हों तो बाकी लोगों को ध्यान से उन दोनों की बातें सुननी चाहिए। मैंने अभी अभी कहा कि मुझसे बात करने के लिए वो आगे आए जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो। आरव की बात पर अनुराग बासु को जोरदार गुस्सा आ गया और उसने चीखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? मैं इस अभियान का कमांडर हूं, तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। अनुराग बासु की बात पर आरव ने हंसते हुए उससे कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अपने पीछे खड़े अलग अलग वंशों के प्रमुखों को ये ऑर्डर दे सकते हो कि जिस समय तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करो उस समय वो सभी यहां से चले जाएं? आरव की बात सुनकर अनुराग बासु का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो सच में ऐसा ऑर्डर उन्हें नहीं दे सकता था। वो अलग अलग वंशों के प्रमुखों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखता था। इसलिए आरव की बात पर वो सिर्फ गुस्सा होकर रह गया और कुछ नहीं कह सका। ये देखकर आरव ने अनुराग बासु का मजाक बनाते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारी असली हैसियत क्या है। तुम विदिशा किंगडम के सिर्फ एक मोहरे हो जिसे विदिशा किंगडम अपनी सहूलियत के हिसाब से चला रही है। इसलिए इस पूरे मामले में तुम चुप रहो, तुमसे बात मुझे नहीं करनी। आरव की बात सुनकर वहां चारों ओर मौजूद अमरगिरी किंगडम के सभी योद्धाओं के मन में हंसी छूट गई। चिन्मय ने खुद से कहा, कि आरव सच में बड़ा ही हाजिर जवाब इंसान है, या सच कहूं तो ये एक नंबर का कमीना है। वहीं आरव के जवाब ने अनुराग बासु के गुस्से को बुरी तरह से भड़का दिया था। उसका मन हो रहा था कि आरव को यहीं पर पटक पटक कर मार डाले। युद्ध में कुछ देर पहले ही महीर, जो मिनोटोरस प्रजाति का एक बीस्ट था और जिसे आरव ने अपना पालतू साथी बनाया था, वो लड़ते लड़ते मारा गया था। उसकी लाश अनुराग बासु के नजदीक ही पड़ी थी। पसोलवा, धीर और सभी ने बहुत कोशिश की थी कि महीर बच जाए, लेकिन महीर नहीं बच पाया था। अनुराग बासु महीर की लाश के पास गया और उसने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक खंजर निकालकर महीर के सीने में घुसा दिया। कुछ ही देर में उसने महीर का दिल बाहर निकाल लिया और आरव की ओर देखकर कहा, आरव, तुम्हें क्या लगता है इस दिल को खाने के बाद क्या होगा? मुझे तो लगता है कि इस दिल को खाने के बाद मैं शक्ति के अगले स्तर पर जा पाऊंगा। अनुराग बासु को यह हरकत करता हुआ देखकर पसोलवा को जोरदार गुस्सा आ गया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि धीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं मिनोटोरस प्रजाति के माधव और तनीश अनुराग बासु को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ चले, लेकिन तभी मलिंगा ने उन दोनों को वहीं पर रुकने का ऑर्डर दे दिया, जिस वजह से वो दोनों अपने गुस्से से लाल पीले होते हुए अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। अनुराग बासु की इस हरकत से आरव को जोरदार गुस्सा आ गया था। हालांकि 5-5 गार्जियन के वहां होने की वजह से अनुराग बासु को आरव से इस समय बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आरव ने गुस्से में कहा, अनुराग बासु, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। इस पर अनुराग बासु ने हंसते हुए कहा, क्यों? मैं अपनी हद से भला क्यों बाहर जाने लगा? क्या एक विजेता को अपने जीते गए दिल को मजे से खाने का अधिकार भी नहीं है? ऐसा कहकर अनुराग बासु व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा। आरव ने
गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अनुराग बासु, तुम्हारा ये काम माफी के लायक नहीं है। ऐसा कहते ही आरव के शरीर से पावरफुल एनर्जी निकलने लगी। आरव ने तुरंत अपने सिर के कुछ बालों को उखाड़कर उन्हें हवा में फेंक दिया और उसके ऐसा कहते ही उसके 16 क्लोन वहां पर बनकर तैयार हो गए। उन सभी 16 क्लोन ने हिरन प्रजाति की आर्मी की तरफ अपने हथियार कर दिए और आरव हिरन प्रजाति की आर्मी पर एक भयंकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वो इस समय हिरन प्रजाति की आर्मी को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाने जा रहा था। कालिंदी, एलम, नलनीर और निरामय ने जब ये देखा तो वो तुरंत आरव को ऐसा करने से रोकने के लिए दौड़ पड़े। कालिंदी ने तुरंत हिरन प्रजाति की आर्मी के चारों ओर एक पावरफुल बैरियर बना दिया ताकि आरव के उन सभी 16 क्लोन के हमले से अपनी आर्मी की रक्षा कर सके। लेकिन आरव अब रुकने वाला नहीं था। उसने गुस्से से दौड़ते हुए कहा, हत्यारन, हमला शुरू हो। हिरन प्रजाति के 2 नए गार्जियन आने की वजह से युद्ध का पलड़ा हिरन प्रजाति की तरफ झुक गया था। तो क्या हिरन प्रजाति इस युद्ध को जीतने वाली थी? आरव गुस्से से पागल हो रहा था और इस समय हिरन आर्मी पर भयानक हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। अनुराग बासु ने जब आरव के 16 क्लोन को आसमान में देखा तो उसे सोपरा किंगडम में आरव के द्वारा मचाई गई तबाही याद आ गई। उसे समझ में आ गया कि आरव को इस समय रोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो आरव बड़ी संख्या में हिरन आर्मी को नुकसान पहुंचा सकता था। अनुराग बासु ने नलनीर और निरामय को चिल्लाकर कहा, योर एक्सेलेंसी, प्लीज आरव को रोकिए। इसके पास कोई छिपी हुई शक्ति है जिसके जरिए ये हमारी आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी की वजह से मुझे आप दोनों को यहाँ पर बुलाना पड़ा। अगर हमने इसे मार दिया तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे। वहीं आरव के माइंड में चैतन्य की आत्मा के अंश का मैसेज आया, आरव, तुम पिछले 2 दिनों से बार बार अमर योद्धा अवतार की पावर्स धारण कर रहे हो। साथ ही 16 क्लोन बनाने की वजह से तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी है। इस वजह से अगले 15 मिनट में तुम्हारी ये शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुम 7 दिनों से पहले अपनी अमर योद्धा अवतार की शक्तियों का दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। ये जानकर आरव ने तुरंत बहुत ही भयानक हमला हिरन आर्मी पर कर दिया। आरव के 16 क्लोन बहुत बड़ी संख्या में हिरन आर्मी पर हमला करने लगे। ये देखकर निरामय को समझ में आ गया कि इस लड़के को रोकने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। निरामय ने तुरंत अपने निरामय ब्रह्मास्त्र को बाहर निकाल लिया और उसे आरव पर साध दिया। निरामय को ब्रह्मास्त्र निकालता हुआ देखकर उस युद्ध भूमि में मौजूद हर एक सोल्जर की सांसें थमी की थमी रह गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लॉर्ड निरामय ने अपने सबसे पावरफुल हथियार को बाहर निकाल लिया था। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड निरामय का एक ऐसा हथियार था जिसे लॉर्ड निरामय 1 साल में एक बार ही यूज कर सकता था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो जिस पर भी छोड़ा जाता था उसका बचना नामुमकिन हो जाता था। अनुराग बासु ने जब निरामय के हाथों में ब्रह्मास्त्र देखा जिसका निशाना आरव पर था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुश होते हुए कहा, आरव, तू बहुत उछल रहा था ना, अब तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो लॉर्ड निरामय के ब्रह्मास्त्र के सामने टिक सके। अहाना ने निरामय को इतना पावरफुल वेपन बाहर निकालते देखा तो वो तेजी से दौड़कर आरव की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी पाखी ने उसे पकड़कर खींचते हुए कहा, अहाना, तुम प्लीज इस मामले में ना पड़ो। अहाना ने रोते हुए कहा, तुम कैसी बात कर रही हो, हमें आरव को बचाना होगा। वहीं चिन्मय ये देखकर हैरान रह गया था कि लॉर्ड निरामय ने आरव का सामना करने के लिए अपने सबसे पावरफुल हथियार को बाहर निकाला था। वहीं आरव जो लॉर्ड निरामय के सामने सीना फुलाए खड़ा था, उसे चैतन्य की आत्मा के अंश का मैसेज मिला, आरव, तुम्हारे ऊपर इस समय एक पावरफुल वेपन निरामय ब्रह्मास्त्र का निशाना साधा गया है। अगर ये निरामय ब्रह्मास्त्र तुम्हें लग गया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें किसी भी हाल में इस निरामय ब्रह्मास्त्र से बचकर भागना होगा। ये सुनते ही आरव तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और वहां से दूर जाने लगा। ये देखकर निरामय फुल रफ्तार से आगे बढ़ा और आरव के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे कहा, बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू यहां से बचकर भाग पाएगा? तुझे हिरन आर्मी को जितना नुकसान पहुंचाना था तू पहुंचा चुका है। अब तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त होती है। वहीं उन दोनों से दूर जैस्मीन घबराई हुई नजरों से ये नजारा देख रही थी। उसकी अंतरात्मा में मौजूद प्रिशा ने घबराते हुए उससे कहा, जैस्मीन, कुछ करो। निरामय के हाथों में जो वेपन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारा लवर इससे बच नहीं पाएगा। इस पर जैस्मीन ने उससे कहा,
मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी करने का समय कहाँ है? निरामय आरव के सामने खड़ा है और किसी भी क्षण आरव पर वार कर देगा। अब देखना यह है कि आरव इस वार को कैसे रोकता है। काश आरव किसी तरह इस हमले को झेल जाए। निरामय ने बिना कोई समय गवाए आरव पर अपना निरामय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। निरामय ब्रह्मास्त्र तेजी से आरव की ओर बढ़ चला और आरव को अपनी जगह से हिलने तक का भी समय नहीं मिला। निरामय ब्रह्मास्त्र आरव से टकराने ही वाला था कि ठीक उसी समय अलख आरव के सामने आ गया और उसने अपने सीने पर उस निरामय ब्रह्मास्त्र को ले लिया। अलख सोप्रा किंगडम का वही युवा था जो सोप्रा किंगडम के युवाओं को इकट्ठा करके सभी को काल्पी सिटी लेकर आया था। वो सोप्रा किंगडम के शहजादे अथर्व का सबसे खास सोल्जर था। आरव को सोप्रा किंगडम के कई गहरे राज अलग से ही मिले थे। पिछले कुछ समय में आरव और अलग के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता पनप गया था। ब्रह्मास्त्र लगते ही अलग के शरीर में भयानक विस्फोट हो गया और अलग हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। उसके शरीर में विस्फोट होने की वजह से उसके दोनों पैरों के चिथड़े उड़ चुके थे और वो जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। ये देखकर आरव तेजी से अलग के पास दौड़ता हुआ गया और उसके सिर को अपनी गोद में रखते हुए कहा, अलग, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अभी तक शहजादा अथर्व भी वहां पर आ गया था और घुटनों के बल पर बैठकर अपने हाथ को अलग के सीने पर रखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अलग के सारे शरीर से बेतहाशा खून बह रहा था और उसे खून की उल्टियां हो रही थी। उसकी सांसें बेहद धीमी होती जा रही थी और वो मौत के आगोश में समाता चला जा रहा था। मौत किसी भी पल उसे अपनी बाहों में लेने वाली थी। अलग ने लंबी गहरी सांस ली और अपनी सारी ताकत बटोरकर हांफते हुए आरव से कहा, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे जिंदा रहने से कहीं ज्यादा जरूरी था। आरव, मुझसे वादा करो कि तुम हमारी सोप्रा किंगडम को इन हिरण प्रजाति से आजाद करवा कर रहोगे। अलग की यह बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अलग के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अलग, मैं तुमसे वादा करता हूं कि सोप्रा किंगडम को इस हिरण प्रजाति से आजादी दिलवा कर रहूंगा और सोप्रा किंगडम के युवा एक बार फिर आजादी की खुली हवा में सांस लेंगे। ये सुनकर अलग ने अपने भीतर के दर्द को कंट्रोल करते हुए कहा, अब मैं चैन की मौत मर सकूंगा। हे भगवान, अगर मुझे दूसरा जन्म मिलना है तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि मेरा दूसरा जन्म भी सोप्रा किंगडम में ही देना। ऐसा कहते ही अलग की मौत हो गई। शहजादे अथर्व ने रोते हुए अलग की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। आरव ने रोते हुए शहजादे अथर्व के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अलग युद्ध भूमि में सच्ची वीरता को प्रमाणित कर वीर गति को प्राप्त हुआ है। सोप्रा किंगडम धन्य है जो उसे अलग जैसा योद्धा मिला। इस पर अथर्व ने आरव से कहा, आरव, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और ये बात अलग अच्छे से जानता था। अलग ने आज अपना बलिदान देकर हम सभी को अपना ऋणी बना लिया है। वहीं निरामय ने जब ये देखा कि उसका इतना पावरफुल वेपन अलग की वजह से बेकार हो गया था तो वो गुस्से से बौखला गया। अब वो अपने इस वेपन को 1 साल बाद ही यूज कर सकता था। वहीं अनुराग बसु भी इस बात से झल्ला गया कि आरव अभी भी जिंदा था और उसके 16 क्लोन अभी भी हिरण आर्मी पर तबाही मचाने के लिए तैयार थे। आहाना ने जब आरव को बचते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन अलग की मौत ने उसे भी गहरे सदमे में लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं जैस्मीन ने जब आरव को बचते हुए देखा तो अपना एक हाथ अपने दिल पर रखते हुए राहत की सांस ली। ऋषा ने जैस्मीन से कहा, आखिर ये वीर योद्धा कौन था जिसने आरव के लिए अपनी खुद की जान कुर्बान कर दी? इस पर जैस्मीन ने कहा, कोई देशभक्त था जो ये जानता था कि इस युद्ध को अगर जीतना है तो आरव का जिंदा रहना कितना जरूरी है। कोई भी देश ऐसे महान योद्धाओं के बल पर ही विजय के तिलक को अपने माथे पर धारण कर पाता है। ऐसा कहते कहते जैस्मीन इमोशनल हो गई और उसने कुछ देर रुककर फिर कहा, बस अब बहुत हो गया। अब मेरे एक्ट करने का वक्त आ चुका है। अब मैं मामले को और ज्यादा खराब नहीं होने दे सकती। सम्राट जैस्मीन ने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे धीरे धीरे आरव के मन में खुद के लिए जगह बनानी थी। अभी अभी उसने आरव को लगभग खो दिया था और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। जैस्मीन के ऐसा कहने के कुछ ही देर बाद युद्ध भूमि के आसमान में 2 युवा दिखाई दिए।
वो दोनों युवा न्यू विंग आर्मी के पाताली रैंक के योद्धा थे। उन दोनों युवाओं ने वहां पर आते ही घोषणा की, आज का ये युद्ध यहीं पर समाप्त होता है। आगे का युद्ध अब कल लड़ा जाएगा। आप लोग अपने अपने टेंटों में वापस लौट जाएं। उस युवा की बात सुनकर अनुराग बासु ने गुस्से से कहा, और हमें ऐसा ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? इस पर उस युवा ने हंसते हुए कहा, मैं न्यू विंग आर्मी का एक पाताली रैंक का योद्धा हूं और न्यू विंग आर्मी यहां से कुछ ही दूरी पर अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। ये सुनकर कालिंदी ने कहा, बच्चे चले जाए यहां से। हिरण प्रजाति की आर्मी को किसी बाहरी से ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। ये सुनकर उस युवा ने कहा, मैं तुम सभी को बता दूं कि मैं यहां पर तुम सभी से रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें ऑर्डर देने आया हूं कि तुम ये युद्ध अभी और इसी वक्त रोकोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो न्यू विंग आर्मी इस लड़के आरव के साथ मिलकर हिरण प्रजाति की आर्मी को तहस नहस कर डालेगी। इस पर अनुराग बासु ने कहा, लेकिन हमारा न्यू विंग आर्मी के साथ नॉन एग्रेसिव पैक्ट साइन हुआ है। इस पर उस युवा ने जवाब दिया, और उस नॉन एग्रेसिव पैक्ट में ये बात साफ थी कि अगर हिरण आर्मी न्यू विंग आर्मी की किसी बात पर अपनी असहमति दिखाती है तो न्यू विंग आर्मी उस नॉन एग्रेसिव पैक्ट को कभी भी खारिज भी कर सकती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उस युवा की बात सुनकर अनुराग बासु गहरी सोच में डूब गया। उसकी आर्मी पिछले 2 दिनों से बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी आर्मी बहुत ज्यादा थक गई थी, साथ ही बहुत ज्यादा भूखी भी थी। वहीं आरव अपने 16 क्लोन के साथ वहां पर मौजूद था, जो बड़ी संख्या में हिरण आर्मी को मारने के लिए बेताब था। अनुराग बासु ये बात अच्छे से जानता था कि आरव उन क्लोन को बार बार क्रिएट नहीं कर सकता था। ऐसे में अगर वो युद्ध को आज रोक देता और अगले दिन युद्ध करता तो उससे आरव के उन 16 क्लोन से वो अपनी आर्मी को बचा सकता था। इसलिए उसे युद्ध विराम करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। वैसे भी 5 गार्जियन योद्धाओं के बल पर वो अमरगिरी की आर्मी को अगले दिन भी आसानी से हरा सकता था। लेकिन अगर न्यू विंग आर्मी इस समय उन पर हमला कर देती तो उसकी थकी हुई आर्मी के लिए न्यू विंग आर्मी को संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए सारी बातों को समझने के बाद अनुराग बासु ने एक आखिरी सवाल उस युवा से पूछा, वैसे तुम्हारी सम्राट जैस्मीन इस युद्ध को रुकवाना क्यों चाहती है? इस पर उस युवा ने जवाब दिया, हमारी सम्राट पिछले 2 दिनों से इस युद्ध को देख रही है और वो इस समय बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो इस युद्ध का एक पल भी मिस नहीं करना चाहती, लेकिन अब वो आराम करना चाहती है। इसलिए वो चाहती हैं कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए ताकि वो आराम कर सके। उस युवा की बात सुनकर अनुराग बासु के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा और उसने खुद से ही कहा, हद है, मतलब सम्राट जैस्मीन को सोना है, इसलिए वो चाहती है कि हम इस युद्ध को आज के लिए रोक दें। पावर का इससे घटिया और निरंकुश यूज करते हुए मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा। हालांकि अगले ही पल खुद को शांत करते हुए उसने कहा, ठीक है, हम आज के लिए युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। हम कल दोपहर में अपना युद्ध शुरू करेंगे। तब तक अमरगिरी आर्मी अपने मारे गए सोल्जर की लाशों को यहां से उठा सकती है, और मैं चाहूंगा कि जब हमारी हिरण आर्मी अपने सोल्जर की लाशों को यहां से उठाएं तो अमरगिरी आर्मी उस पर कोई विरोध न करे। इस पर आरव ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। वहीं दूसरी ओर निहारिका राजवंत सिटी आ चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो जल्द से जल्द अवी से मिलने के लिए बेकरार हो रही थी। जैस्मीन ने आज के लिए उस युद्ध को रुकवा दिया था, तो क्या अब सिर्फ एक रात में हिरण प्रजाति की आर्मी के 5-5 गार्जियन का मुकाबला करने के लिए आरव कोई तरकीब ढूंढ पाएगा? अनुराग बासु ने न्यू विंग आर्मी के पाताली रैंक के युवा की बात को एक्सेप्ट कर लिया और युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। इस पर आरव ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। आरव के अमर योद्धा अवतार के सभी क्लोन जल्दी ही नष्ट होने वाले थे। आरव के पास फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसके जरिए वो हिरण आर्मी के 5 पावरफुल गार्जियंस को एक साथ हरा सके। वो अगले 1 दिन में इस समस्या का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सकता था, इसलिए वो भी इस युद्ध विराम के लिए तुरंत तैयार हो गया। वहीं जैस्मीन दूर से खड़े होकर ये नजारा देख रही थी। जैस्मीन अपनी पहली चाल चल चुकी थी। उसने आरव के लिए वो युद्ध रुकवा दिया था ताकि आरव को आगे की प्लानिंग बनाने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए
और आरव इस वजह से उसका कर्जदार हो जाए। वो आरव के मन में अपने लिए पॉजिटिविटी के बहुत ही मजबूत बीज बोना चाहती थी और उसकी पहली शुरुआत वो कर चुकी थी। कुछ ही समय में दोनों आर्मी वापस लौट गई। हिरन प्रजाति की आर्मी वापस अपने टेंट में लौट गई तो अमरगिरी की आर्मी वापस राजवंश सिटी में। हिरन प्रजाति की आर्मी जहां 5 गार्जियन के साथ फुल कॉन्फिडेंस में थी कि वो अगले दिन के युद्ध को जीत रही थी, वहीं अमरगिरी आर्मी इस बात के गहरे तनाव में थी कि अगले दिन के युद्ध में विजय तिलक कैसे हासिल किया जाएगा। चिन्मय लौटकर अपने कमरे में आ चुका था। उसके पास एक दिन था और इस एक दिन में वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहता था जिससे इस युद्ध का रिजल्ट बदला जा सके। वहीं आरव अपने साथियों के साथ प्राइम मिनिस्टर के बंगले में आ चुका था। वापस लौटते ही सभी लोग आराम करने अपने कमरे में चले गए। आरव भी इस समय बहुत ज्यादा थका हुआ था। आहाना उसको लेकर उसके कमरे में आ चुकी थी। कमरे में आते ही आरव सो गया। आहाना ने उसके माथे को चूमा और लाइट ऑफ करके वहां से चली गई। आरव जितना थका हुआ था उससे आहाना जानती थी कि कुछ घंटे की नींद लेना आरव के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। आहाना भी पाखी के साथ एक दूसरे कमरे में सोने चली गई। पाखी ने आहाना से पूछा, क्या हम सभी को राजवंश सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए? पाखी की बात पर हैरान होते हुए आहाना ने कहा, पाखी, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अपने देश को यूं बीच मझधार में छोड़कर भागना भी तो बहादुरी नहीं होगी ना। मुझे पूरा यकीन है कि आरव कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर दिखाएगा जिससे कल का पूरा नजारा ही बदल जाएगा। इस पर पाखी ने कहा, आरव पर भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन जितने लोगों की जिंदगी का दांव इस युद्ध में लगा है, क्या इतने लोगों को मौत के मुंह में डालना ठीक होगा? सच कहूं तो मुझे इस युद्ध में अब हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आहाना ने पाखी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कल सुबह सुबह सभी लोगों की मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग के बाद ही फाइनल होगा कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। मुझे लगता है कि हमें तब तक वेट करना चाहिए। आहाना की बात पर पाखी ने सहमति से सर हिला दिया और फिर वो दोनों सो गए। वहीं मिनोटोरस प्रजाति के गार्जियन मलिंगा अपनी आर्मी को सुरक्षित राजवंश सिटी में लाने में लगा था। वो इस बात को अश्योर करना चाहता था कि हिरन प्रजाति वहां पर कोई गड़बड़ ना करे। मलिंगा के साथ हंसिका भी उसके साथ लगी हुई थी। मलिंगा ने हंसिका से पूछा, हंसिका, नए हालातों को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं? इस पर हंसिका ने रिप्लाई किया, इस युद्ध से कई तरह की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो इस युद्ध को जीतेगा वही सदर्न कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। इसलिए सदर्न कॉन्टिनेंट का फ्यूचर इस युद्ध पर डिपेंड करता है। यही रीजन है कि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुकानी चाहिए। इस पर मलिंगा ने पूछा, क्या ये सब बहुत विभत्स होने वाला है? ये सुनकर हंसिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने मलिंगा की आंखों में देखते हुए कहा, युद्ध कब से सुंदर होने लगे? युद्ध तो हमेशा ही अपने साथ विभत्सता के नए पैमाने लेकर आते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि कल इस युद्ध का फैसला हो जाएगा। हंसिका की बात पर मलिंगा ने लंबी गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, आरव, अब इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें और ज्यादा बड़ी छलांग लगानी होगी। वहीं दूसरी ओर सम्राट जैस्मीन अपने टेंट के अंदर सोने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद थी कि उसकी आंखों में समाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी आंखों में पहले ही आरव समा चुका था, जो उसकी आंखों से और उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। उसकी अंतरात्मा में मौजूद प्रिशा भी उसी की तरह बेचैन हो रही थी। सोने की तमाम कोशिशों के फेल होने के बाद जैस्मीन उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रह रहकर उसके मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो रही थी, जो उसके दिल में घबराहट की लहरें उठा रही थी। प्रिशा ने जैस्मीन से कहा, मुझे मालूम है कि तू आरव को लेकर बहुत टेंशन में है। इस पर जैस्मीन ने परेशान होते हुए कहा, बिग सिस्टर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लग रहा है कि कल कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैस्मीन की बात पर प्रिशा ने सहमति जताते हुए कहा, ये तो तू ठीक कह रही है। युद्ध में हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं। एक समय ऐसा आया था जब आरव इस युद्ध पर पूरी तरह से कंट्रोल बना चुका था। फिर भी मेरा मानना है कि अगर युद्ध के हालात 2 बार पूरी तरह से बदल सकते हैं तो तीसरी बार भी बदल सकते हैं। इसलिए
माय लिटिल सिस्टर, उन चीजों के बारे में टेंशन लेना छोड़ दे जो तेरे हाथ में नहीं है। इस पर जैस्मीन ने कहा, लेकिन ये दिल मानता कहाँ है बिग सिस्टर, कहीं आरव को कुछ हो गया तो? इस पर प्रिशा ने कहा, अगर ऐसी हालत हुई तो तेरे पास इतनी बड़ी आर्मी तो है, क्या इतनी विशालकाय आर्मी के रहते आरव को कुछ हो सकता है? ये सुनकर जैस्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और उसने कहा, तू सही कह रही है, अगर हालात बिगड़े तो मैं आरव की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन आरव को कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी ओर निहारिका अवी के सर को अपनी गोद पर रखे हुए उसके कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। अवी बेहोश था और कोमा में था। हीलर्स ने अवी को बहुत हाई डोज दी हुई थी, जिस वजह से अवी किसी तरह जिंदा था। निहारिका के सामने 2 हीलर्स खड़े थे। निहारिका ने रोते हुए उन दोनों से पूछा, क्या अवी को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है? प्लीज प्लीज मेरे अवी की लाइफ किसी भी तरह से बचा लो। मैं नॉर्दर्न ट्राइब की महान सरदार हूं और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। इस पर उस हीलर ने कहा, हम अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुके हैं। हमने शहजादे अवी को कहा था कि अगर उन्होंने फिर से उस मशीन पर बैठने की कोशिश की तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये सुनकर निहारिका ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों के पास मेरे अवी का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है तो तुम ये झूठे बहाने बना रहे हो। मैं अपने अवी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर निहारिका ने अवी के माथे पर अपना सर रख दिया और रोने लगी। आधी रात के बाद आरव, चिन्मय, लॉर्ड मलिंगा, शहजादा अथर्व, अहाना, बॉल्टनी, पसोलवा और कुछ खास लोग एक मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। कम नींद लेने की वजह से वो सभी थके हुए थे और इस समय वो सभी मीटिंग हॉल में बैठे जमाई ले रहे थे। हालांकि अगले दिन होने वाले युद्ध में हार का डर उन सभी के चेहरों पर तनाव के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चिन्मय ने उन सभी को बताया कि वो इस समय ज्यादा से ज्यादा राजवन सिटी के चारों ओर एक जादुई परत क्रिएट कर सकते थे, जो कुछ समय के लिए हिरण प्रजाति को राजवन सिटी में घुसने से रोक सकती थी। उससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। लॉर्ड मलिंगा ने कहा, मैं कालिंदी को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन बाकी के 4 गार्जियन का क्या? आरव अगले 7 दिनों तक अपने अमर योद्धा अवतार को भी धारण नहीं कर सकता था। आरव उन सभी की बातों को अनसुने ढंग से सुन रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में इस समय कोई और ही प्लानिंग चल रही थी। वो जानता था कि इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत थी। उस युद्ध में उसके बहुत से खास लोग मारे गए थे, जिसमें महीर, अलक और डलास शामिल थे। आरव को डलास की मौत का भी बहुत दुख था। वो नर घोड़ों का लीडर था। सभी नर घोड़े डलास की मौत से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। डलास ने मरते हुए आरव से वादा लिया था कि आरव सभी नर घोड़ों का ख्याल रखेगा और बचे हुए नर घोड़ों को सुरक्षित वापस पहुंचा कर आएगा। सभी लोग इस समय फुल डिस्कशन में लगे हुए थे। वहीं आरव एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। चिन्मय ने जब देखा कि आरव नहीं बोल रहा था तो उसने आरव से कहा, आरव, तुम्हें यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में तो मालूम ही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कल के युद्ध को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? अगर आज सम्राट जैस्मिन ने युद्ध को नहीं रुकवाया होता तो हम सब की लाशें इस समय युद्ध भूमि की जमीन पर पड़ी होती। चिन्मय की बात सुनकर अहाना चिन्मय को गहरी नजरों से देखने लगी। अहाना को मालूम था कि जैस्मीन के मन में आरव के लिए फीलिंग्स थी। कहीं ना कहीं अहाना को इस बात का एहसास था कि इससे आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होना तय थे। आरव के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। उसने चिन्मय के सवाल पर उसे जवाब दिया, मुझे कहीं पर जाना है, मुझे वापस लौटने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं लौटूंगा जरूर। आरव की इस बात से चिन्मय इरिटेट हो गया। वो पहले भी आरव के आने के इंतजार में लगभग हिरण प्रजाति के हाथों मारा जाने वाला था। अगर उस समय आरव ने आने में थोड़ा और लेट कर दिया होता तो चिन्मय अपनी आर्मी के साथ अभी तक मारा जा चुका होता। इसलिए आरव का एक बार फिर वहां से जाने की बात करना चिन्मय को परेशान कर रहा था। चिन्मय ने झल्लाते हुए पूछा, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लौटने तक हिरण आर्मी को रोक कर रखें? तो आखिर तुम्हें कितना समय चाहिए? हाँ, 1 घंटा, 2 घंटा, बताओ। कहीं ना कहीं चिन्मय को यह भी डर सता रहा था कि कहीं आरव युद्ध भूमि में हार को देखते हुए वहां से भाग ना जाए। हालांकि इस बात के चांसेस उसे कम ही लग रहे थे, लेकिन उसने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा धोखे खाए थे
कि अब उसे किसी पर भी भरोसा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। युद्ध भूमि में उसने सुना था कि प्रिंसेस हिना आरव को अमरगिरी का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए रेडी थी। वहीं हिरण आर्मी उसे किसी भी हाल में मार डालना चाहती थी। वो सोचने लगा, आरव कहीं यहाँ से जाकर चुपचाप प्रिंसेस हिना के साथ कोई समझौता तो नहीं करने की सोच रहा है। अगर ऐसा है तो युद्ध शुरू होने पर मेरी और मेरे लोगों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और आरव प्रिंसेस हिना की मदद से आसानी से अमरगिरी का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा और सम्राट जैस्मीन तो आरव के साथ है ही। चिन्मय को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आरव पर उसका शक लगातार गहराता ही जा रहा था। वो चाहकर भी खुद को आरव पर शक करने से रोक नहीं पा रहा था। चिन्मय ने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पर जाने की सोच रहे हो और क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चुपचाप यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? मुझे माफ करना कि मैंने इस तरह की बात कही, लेकिन हर तरह की संभावना पर विचार करना मेरा काम है। चिन्मय की ये बात सुनकर अहाना ने गुस्से से कहा, आरव कायर नहीं है। आरव को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका खुद हिरण आर्मी ने 2 बार दिया है, लेकिन आरव ने दोनों बार मना कर दिया। चिन्मय ने अहाना को रुकने का इशारा करते हुए कहा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आरव कायर है या गद्दार है। आरव की बहादुरी पर किसी को भी कोई शक नहीं है और न ही उसकी देशभक्ति पर। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आरव कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि आरव के लौटने के इंतजार में लाखों लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे होंगे। इसलिए उन लाखों लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या सही में उन्हें आरव के लिए अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए या नहीं। चिन्मय ये जानना चाहता था कि आखिर आरव राजवंत सिटी को छोड़कर कहाँ जाने वाला था। चिन्मय अश्योर करना चाहता था कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई गेम प्लान तो नहीं खेला जा रहा था। चिन्मय के बार बार पूछने पर आरव ने उससे कहा, चिन्मय, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता, इसलिए आई एम सॉरी बट आई कांट टेल यू। आरव को इस तरह रिजिड होता हुआ देखकर चिन्मय ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हमारे बीच बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। अगर हम लोग साथ में लड़ रहे हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में हर चीज मालूम होनी चाहिए। मैं और मेरे लोग बिना सच्चाई जाने अपनी लाइफ का दांव तुम्हारे लिए नहीं लगा सकते। ऐसा कहने के बाद चिन्मय अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और वहां से बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए मीटिंग हॉल का दरवाजा खोला तो आरव की तरफ मुड़कर उससे कहा, आरव, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन शायद तुम्हारी शक्ति को मैंने कुछ ज्यादा ही आंक लिया। ऐसा कहकर चिन्मय वहां से बाहर चला गया। चिन्मय ने पूरी रात अपने कमरे में बैठकर इस बात पर विचार किया था कि हिरण आर्मी को किस तरह हराया जा सकता था, लेकिन उसे ऐसा कोई तरीका समझ में नहीं आया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि आरव उन सभी को वहां पर उलझाकर कोई बड़ा गेम खेलने वाला था। इसलिए चिन्मय ने अब तय कर लिया था कि वो वही काम करेगा जो उसके सरवाइव करने के लिए जरूरी था। वहीं चिन्मय के मीटिंग हॉल छोड़कर चले जाने के बाद लॉर्ड मलिंगा ने कहा, इंसान सच में बहुत ही दिलचस्प प्रजाति है। वो अपने हर एक्ट को सही ठहराने की कोशिश करता है। चिन्मय पहले ही इस युद्ध से बाहर होने का डिसीजन ले चुका था और यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि मानो आरव की वजह से वो खुद को इस युद्ध से अलग कर रहा है। दोगलेपन की भी हद है। ऐसा कहने के बाद लॉर्ड मलिंगा ने आरव की ओर देखकर उससे कहा, आरव, आखिर बात क्या है? तुम्हारे माइंड में आखिर क्या चल रहा है? हमने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, इसलिए तुम खुलकर हमें बता सकते हो। इस पर आरव ने लॉर्ड मलिंगा को अकेले में बताया कि आखिर वो कहां जाने की सोच रहा था। आरव से सारी बातों को जानने के बाद मलिंगा ने सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम सच में वहां पर जा रहे हो? आरव ने लॉर्ड मलिंगा को बताया कि वो अमर भूमि में मौजूद उड़न प्रहरी द्वीप पर जाने वाला था और वहां मौजूद जेल में बंद शक्ति के साथ कुछ बातचीत करने वाला था। आरव ने रिप्लाई किया, बिल्कुल, मैं वहां पर जा रहा हूं। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि जो मैं सोच रहा हूं वो कर पाने में सफल रहूंगा या नहीं, लेकिन अगर वो कर पाने में सफल नहीं रहा तो मैं चाहता हूं कि इस युद्ध का हिस्सा हम ना बने। उस समय आप सभी को लेकर मिनोटोरस प्रजाति के अपने जंगल में वापस लौट जाएं। जब तक आप लोग यहां से निकलोगे तब तक राजवंत सिटी की दीवारें हिरण आर्मी को रोक लेंगी। आरव की बातों पर लॉर्ड मलिंगा ने कहा, क्या
तुमने अपनी इस बात पर अच्छे से विचार कर लिया है, क्योंकि जिस शक्ति की तुम मदद लेना चाहते हो वो शक्ति इस दुनिया में तबाही ला सकती है। आरव को भी इस बात की समझ थी, लेकिन तंजाबली ने आरव से ये रिस्क लेने को कहा था। हालांकि आखिरी फैसला आरव का ही था, और यही रीजन भी था कि आरव तमाम खतरों को जानते हुए भी इस खतरे को उठाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर न्यू विंग आर्मी के कैंप में कई काली पोशाक इंसान एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकते हुए एक गार्ड ने कहा, ए, कहां चले आ रहे हो, रुको। इस पर उन काली पोशाकों के लीडर ने कहा, मेरा नाम चिन्मय है और मुझे सम्राट जैस्मीन से मिलना है। सम्राट जैस्मीन को मेरे यहाँ पर आने की इत्तला करो। चिन्मय की बात सुनकर गार्ड ने हंसते हुए कहा, हमारी सम्राट को बहुत से जरूरी काम है, उनके पास तुम्हारे जैसे मामूली लोगों से मिलने का समय नहीं है। ये सुनकर चिन्मय को गुस्सा आ गया और उसने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सम्राट जैस्मीन से ना मिलवाने की सजा तुम्हें सालों जेल में बंद रहकर भुगतनी पड़े। चिन्मय के चेहरे पर आए बेहद गंभीर एक्सप्रेशन देखकर वो गार्ड सम्राट जैस्मीन तक चिन्मय का मैसेज देने के लिए चला गया। वहीं राजवन सिटी के प्राइम मिनिस्टर के बंगले में आहाना और आरव साथ में बैठे हुए थे। आहाना ने आरव से पूछा, क्या तुम सच में वहां पर जा रहे हो? वो जगह बहुत खतरनाक है और तुम्हारा अकेले वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आरव ने आहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी टेंशन मत लो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। हालात हमारे पक्ष में नहीं है तो मुझे कुछ खतरे उठाने ही होंगे। आहाना अभी अभी निहारिका से मिलकर आई थी और निहारिका को अवी के लिए रोता बिलखता और तड़पता हुआ देखकर उसकी आत्मा अंदर तक हिल गई थी। अवी बेहोश पड़ा था और किसी को भी नहीं मालूम था कि अवी को वापस से होश आएगा भी या नहीं। आरव की बात पर आहाना ने रिप्लाई किया, निहारिका यहां पर आई हुई है, उसे अवी के बारे में कहीं से पता चल गया है, उसकी हालत काफी खराब है। आहाना की बात सुनकर आरव शॉक्ड रह गया और उसने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? निहारिका यहां पर आ गई है? आहाना, तुम्हें कुछ भी करके निहारिका को संभालना होगा, ये उसके लिए बहुत टफ टाइम साबित होने वाला है। इस पर आहाना ने कहा, अपना ध्यान रखना आरव, याद रखना कि तुम्हारे पीछे बहुत से लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाए। कभी कभी मरने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी होता है और सदर्न कॉन्टिनेंट को एक जिंदा आरव की मरे हुए आरव से कहीं ज्यादा जरूरत है, और साथ में मुझे भी। ये सुनकर आरव ने आहाना के माथे को चूमते हुए कहा, समझ गया, मैं वादा करता हूं कि लौट कर जरूर आऊंगा। इसके बाद उसने सभी खास लोगों को इकट्ठा किया और लॉर्ड मलिंगा को पूरी आर्मी का नया कमांडर घोषित कर दिया। साथ ही आहाना को उसने आर्मी का वाइस कमांडर घोषित कर दिया। आरव सभी के साथ मिलकर एक बैकअप प्लान बना चुका था। अगर हालात सही नहीं होते तो आरव सभी को लेकर मिनोटोरस प्रजाति के जंगल में चला जाता और वहीं रहकर हिरन प्रजाति पर गोरिल्ला युद्ध पद्धति से हमला करता। निहारिका आरव से मिलना चाहती थी, लेकिन आरव ने फिलहाल निहारिका से मिलने से मना कर दिया। वो इस समय निहारिका का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि अवी को वापस होश में लाने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। इसलिए वो हालातों के नॉर्मल होने का इंतजार करने वाला था। आरव जब अमर भूमि निकलने ही वाला था तो उसे चिन्मय का एक लेटर मिला। आरव ने जब उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो उसे पता चला कि चिन्मय अपने किलर सोल्जर्स को उसके लिए वहीं पर छोड़कर चला गया था। साथ ही उस लेटर में चिन्मय ने यह भी बताया था कि वो न्यू विंग आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है और न्यू विंग आर्मी के साथ रहकर ही दूर से इस युद्ध को देखने वाला था। चिन्मय ने उस लेटर में यह भी कहा था कि अगर आरव हिरन प्रजाति को हराने में कामयाब रहा तो आगे चलकर वो फिर से उससे मिलेगा। उस लेटर को पढ़कर आरव नॉर्मल ही रहा, जबकि आहाना को जोरदार गुस्सा आ गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, कितना घटिया इंसान है, हमें इस पर कड़ी नजर रखवानी चाहिए थी ताकि ये चुपचाप यहाँ से फरार ना हो पाता। आरव ने आहाना से कहा, वैसे ये एक अच्छा आइडिया है, तुम सभी को भी लॉर्ड मलिंगा के साथ उनके जंगल में वापस लौट जाना चाहिए। इस पर आहाना ने कड़े तेवर के साथ कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, हम लोग यहीं पर रहेंगे और युद्ध लड़ेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर आरव ने अपने पास खड़े लॉर्ड मलिंगा से कहा, लॉर्ड मलिंगा, मेरी लवर का ध्यान रखना, साथ ही मेरी आर्मी का भी। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा।
ऐसा कहकर आरव वहां से चला गया। कुछ देर बाद आरव अमर भूमि के उड़न प्रहरी द्वीप पर आ चुका था। उड़न प्रहरी द्वीप पर हमेशा ही धूप खिली रहती थी। आरव इस समय उड़न प्रहरी द्वीप पर मौजूद जेल के अंदर आ चुका था। वो जेल बहुत ज्यादा पुरानी थी और उस जेल में बड़ी संख्या में पावरफुल आर्मी रहती थी, जो जेल में बंद पावर के इशारों पर काम करती थी। जैसे ही आरव उस जेल के अंदर घुसा तो एक भारी भरकम आवाज वहां चारों ओर गूंज गई। तो फाइनली तुम वापस लौट कर आ ही गए। लेकिन बच्चे, तुम आ तो गए हो, लेकिन अब यहां से वापस लौट नहीं पाओगे। मेरी जेल के अंदर से मेरे खजाने को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस शक्ति ने इतनी जोरदार आवाज में कहा कि उससे पूरी की पूरी जेल कंपकपा गई। कंकालों की विशालकाय आर्मी आरव को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। पिछली बार आरव ने अपनी आर्मी के साथ अचानक से हमला बोलकर उस आर्मी को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस बार कंकालों की वो आर्मी पूरी तरह से तैयार थी, ताकि अगर आरव कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता तो वो तुरंत आरव का काम तमाम कर देती। आरव ने देखा कि इस बार वहां पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल कंकाल योद्धा मौजूद थे। उस आर्मी की संख्या के बारे में आरव कोई आकलन नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी संख्या उसकी सोच से भी ज्यादा थी। उस आर्मी में आरव की नजर एक 30 मीटर विशालकाय कंकाल पर पड़ी, जिसने अपने सर पर क्राउन पहना हुआ था। जल्दी ही लाखों की संख्या में कंकालों के मॉन्स्टर्स ने आरव को चारों ओर से घेर लिया। वो आरव को वहां से भाग जाने का कोई भी रास्ता नहीं देना चाहते थे। उस जेल में बंद उस शक्ति का नाम मलक्का भस्माकर था, और मलक्का भस्माकर अच्छे से जानता था कि आरव के पास अपनी खुद की आर्मी थी, जिसे वो यहाँ पर कभी भी ला सकता था। हालांकि जब उसके आदेश पर उसकी आर्मी ने आरव को चारों ओर से घेर लिया, तब भी आरव ने अपनी आर्मी को नहीं बुलाया। ये देखकर मलक्का भस्माकर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आरव से पूछा, क्या हुआ? तुम अपने लोगों को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे हो? तुम्हें अपने लोगों को बुलाना चाहिए। इस पर आरव ने रिप्लाई किया, मैं यहाँ आपसे युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मलक्का भस्माकर ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम मेरे साथ युद्ध करने के लायक हो भी नहीं। वो तो पिछली बार तुमने अचानक से हमला कर दिया था, तो तुम थोड़ा बहुत अंदर घुस पाए थे, लेकिन इस बार तो पिछली बार की तरह सौभाग्यशाली नहीं रहोगे। हालांकि तुम्हें मारने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तुम युद्ध लड़ने यहाँ पर नहीं आए थे, तो आखिर तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या था? इस पर आरव ने रिप्लाई किया, मैं यहाँ पर आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। आरव की ये बात सुनकर मलक्का भस्माकर ने आरव को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और फिर हंसी का एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, अब एक बच्चा मेरे साथ सौदा करेगा? बच्चे, तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ सौदा करूंगा? मलक्का भस्माकर की बात सुनकर वहां मौजूद उसकी लाखों की आर्मी भी जोर जोर से हंसने लगी। हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें उस पूरी जेल में फैल गई। आरव ने कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ। आरव देख पा रहा था कि इस बार वहां पर बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली बीस्ट मौजूद थे। आरव खुद से सोचने लगा कि अगर ये सभी बीस्ट उसकी आर्मी का हिस्सा बनकर हिरन प्रजाति के साथ युद्ध लड़े तो बात बन सकती थी। इसलिए उसे किसी भी हाल में मलक्का को अपने साथ लाना ही था। मलक्का भस्माकर, जो एक 30 मीटर लंबा विशालकाय बीस्ट था, उसने हंसते हुए आरव से पूछा, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ एक सौदा करने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो मुझे एक रीजन दो कि इस समय तुम्हारी हत्या मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए। इस पर आरव ने रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे मारने से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। उल्टा मेरे जैसा इंसान हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुड़ जाएगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, जबकि मेरा साथ देकर तुम्हें उस इंसान का साथ हासिल होगा जो इस अमर भूमि और उड़न प्रहरी द्वीप पर कंट्रोल करता है। आरव की बात सुनकर मलक्का भस्माकर ने आरव को गहराई से देखा। वो हजारों साल से उस उड़न प्रहरी द्वीप की जेल में बंद था। वो इस जेल से आजाद होने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार था और अब कुछ ही सालों में वो इस जेल से आजाद होने भी वाला था।
फिर भी अगर उससे पहले उसके पास आजाद होने का मौका होता तो वो उस मौके को तुरंत लपक लेता। मलक्का भस्माकर आरव की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मलक्का भस्माकर को अच्छे से मालूम था कि उसे कैद करने वाली सील को तोड़ पाना आरव के बस की बात नहीं थी। मलक्का भस्माकर ने आगे बढ़ते हुए आरव से पूछा, तुम मेरे साथ एक सौदा करने के लिए यहाँ पर आए हो, तो बताओ तुम मेरे साथ क्या सौदा करना चाहते हो? इस पर आरव ने रिप्लाई किया, मुझे एक दिन के लिए तुम्हारी सभी शक्तियां चाहिए और मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसा करने में सक्षम हो। आरव की बात से मलक्का भस्माकर को एक झटका सा लगा और उसने हंसते हुए आरव से कहा, तो तुम्हें एक दिन के लिए मेरी जादुई छड़ी उधार चाहिए? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सच में मरने के लिए ही आए हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये इच्छा मैं जल्दी ही पूरी कर दूंगा। आरव बड़े ध्यान से मलक्का भस्माकर को देखने लगा। तंजाबली ने आरव को बताया था कि इस बात के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मलक्का भस्माकर आरव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन तंजाबली ने आरव को यह भी बताया था कि अगर आरव मलक्का भस्माकर को मनाने में नाकामयाब हो जाता तो मलक्का भस्माकर उसे मारकर अपनी आर्मी में शामिल कर लेता। आरव यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया था। उसने यहाँ पर आने से पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे कि वो मलक्का भस्माकर के साथ बातचीत फेल होने पर किस तरह यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसकी प्लानिंग थी कि वो यहाँ से सीधा मिनोटोरस प्रजाति के जंगल में चला जाएगा और वहीं रह के अपने अमर अवतार योद्धा के वापस आने का इंतजार करेगा और उसके बाद गोरिल्ला युद्ध पद्धति से हिरण प्रजाति की आर्मी पर हमला करता रहेगा और हिरण प्रजाति को धीरे धीरे करके खत्म कर देगा। आरव ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी इस मांग के बदले तुम्हें क्या चाहिए। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आरव इस समय हिरण प्रजाति के साथ चल रहे युद्ध को किसी भी हाल में खत्म कर देना चाहता था, इसलिए वो मलक्का को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मलक्का भस्माकर ने तेजी से अपना एक हाथ आरव के दिल की ओर बढ़ाया। हालांकि आरव अपनी जगह पर ही खड़ा रहा क्योंकि उसका दिल नीले पत्थर का था जो रीत ने उसे दिया था। इस समय आरव ने अपने उस नीले पत्थर के दिल को किसी खास जगह पर छिपा दिया था। इस वजह से उसे मलक्का भस्माकर से डर नहीं था। इस समय अगर मलक्का उसका दिल पकड़कर मसल भी देता तो भी उसकी मौत नहीं होने वाली थी। उस समय का यूज करके आरव अपनी जगह से बाहर भाग जाता। हालांकि मलक्का भस्माकर का हाथ उसके दिल पर पहुंचकर बेहद आराम से उसके दिल को टच करने लगा। मलक्का भस्माकर इस समय आरव की आंखों में देख रहा था और उसे ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था। मलक्का भस्माकर आरव के अंदर घबराहट, डर, बेचैनी, लाचारी, इन सभी को टटोल रहा था। आरव के अंदर इनमें से कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। मलक्का भस्माकर ने आरव के दिल पर अपना हाथ रखे हुए ही उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरी जादुई छड़ी क्या कुछ करने में कैपेबल है? इस पर आरव ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल जानता हूं। ये सुनकर मलक्का भस्माकर ने पूछा, अगर तुम ये जानते हो तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मेरी जादुई छड़ी को यूज करने की क्या कीमत है? इस पर आरव ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। मलक्का भस्माकर आरव से थोड़ा पीछे हट गया और उसने आरव की आंखों में देखकर कहा, मेरी जादुई छड़ी को यूज करने का मतलब है कि तुम्हें इसके लिए मरना होगा। इस पर आरव ने जवाब दिया, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। मेरी लवर मेरा इंतजार कर रही है और मुझे हर हाल में उसके पास वापस लौटना है। आरव का जवाब सुनकर मलक्का भस्माकर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, हाँ? ऐसा कहते हुए हड्डियों से बनी एक जादुई छड़ी उसके हाथ में प्रकट हो गई। आरव ने देखा कि वो 1 मीटर लंबी छड़ी थी। उसके अगले सिरे पर बाघ का चित्र बना था, तो वहीं पिछले सिरे पर बहुत ही सुंदर नक्काशी उकेरी गई थी। जादुई छड़ी की खासियत ये थी कि वो अपने स्वामी की लाइफ के जीवन रस को चुरा लेती थी और इस तरह उस जादुई छड़ी का स्वामी एक अधमरा इंसान हो जाता था। यही रीजन था कि एक नश्वर शरीर वाला इंसान उस जादुई छड़ी को धारण नहीं कर सकता था। खुद मलक्का भस्माकर भी उस जादुई छड़ी के प्रकोप से खुद को बचा नहीं सका था। उस जादुई छड़ी को ध्यान से देखने के बाद आरव ने मलक्का भस्माकर की ओर देखा, जो वैशी मुस्कान के साथ उसे ही देखे जा रहा था। मलक्का भस्माकर ने कातिलाना हंसी हंसते हुए व्यंग्यात्मक तेवर में कहा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि केवल मरे हुए ही
इस जादुई छड़ी को हासिल कर सकते हैं। तो क्या तुम इस जादुई छड़ी को हासिल करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर अमरगिरी आर्मी और हिरन प्रजाति की आर्मी एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। मलिंगा ने किलर सोल्जर को राजवन सिटी के बाहर खड़ा कर दिया था ताकि वो राजवन सिटी के अंदर मौजूद मिनोटोरस प्रजाति और आरव के लोगों को वहां से अपने जंगल पहुंचा सके। मलिंगा देख रहा था कि हिरन प्रजाति की आर्मी भी वहां पर आ चुकी थी और कुछ ही घंटे में युद्ध शुरू होने वाला था। सभी लोग आरव के वहां पर आने का इंतजार कर रहे थे और अगर आरव वहां पर नहीं आता तो वो सभी वहां से निकलने की तैयारी भी कर रहे थे। इसके तुरंत बाद मलिंगा ने चिन्मय का दिया हुआ एक क्रिस्टल आसमान में फेंक दिया। आसमान में पहुंचते ही वो क्रिस्टल एक विशालकाय खोपड़ी में बदल गया, जिससे एक नीले रंग की रोशनी वहां चारों ओर फैल गई। उस नीले रंग की रोशनी की वजह से हिरन प्रजाति की आर्मी हवा में नहीं उड़ सकती थी। ये चिन्मय का एक नया हथियार था जिसे चिन्मय ने कुछ ही समय पहले डेवलप किया था। इससे हिरन प्रजाति का राजवन सिटी में घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब वो उड़कर राजवन सिटी के अंदर नहीं आ सकते थे और उन्हें राजवन सिटी की दीवारों को तोड़कर या फांदकर ही राजवन सिटी में आना पड़ता। वहीं दूर खड़ी जैस्मीन ने जब ये नजारा देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये देखकर कालिंदी हिरन प्रजाति की आर्मी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एक बहुत ही विशालकाय पत्थर को हवा में उठा लिया। उस विशालकाय पत्थर के प्रहार से वो राजवन सिटी की दीवारों को फोड़ डालना चाहता था। वहीं लॉर्ड मलिंगा राजवन सिटी के बाहर खड़ा था ताकि कालिंदी को राजवन सिटी की दीवारों को नष्ट करने से रोक सके। इस तरह दोनों आर्मियों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। चिन्मय के जादुई श्राप की मदद से उस जगह पर उड़ान भरने पर प्रतिबंध लग गया था, जिसकी मदद से अमरगिरी आर्मी अब राजवन सिटी के अंदर से ही युद्ध कर रही थी। केवल किलर सोल्जर ही राजवन सिटी के बाहर मौजूद थे, जिन्हें चारे की तरह अमरगिरी आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। वैसे भी अगले 2 दिनों में वो सभी किलर सोल्जर खुद ही मारे जाते। हिरन आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि राजवन सिटी की दीवारों को तोड़ दिया जाए, तो वहीं अमरगिरी की आर्मी राजवन सिटी की दीवारों को टूटने से बचाने में लगी थी और हिरन प्रजाति का डट कर सामना कर रही थी। लॉर्ड मलिंगा आरव के वापस लौटने तक किसी तरह हिरन आर्मी को संभालना चाहते थे। लॉर्ड मलिंगा पीठ दिखाकर वहां से भागना नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि किसी तरह आरव कोई खास मदद ले आए और वो हिरन आर्मी को हरा सके और एक विजेता की तरह वापस लौटे। अगर उन्हें पीठ दिखाकर वापस लौटना पड़ता तो सदर्न कॉन्टिनेंट अगले बहुत लंबे समय के लिए हिंसा की चपेट में आ जाता। हिरन आर्मी भी बहुत संभल कर युद्ध लड़ रही थी। वो अपने सोल्जर्स को बचाकर रखना चाहती थी, क्योंकि पिछले दिन जो घटना घटी थी उसके बाद उन्हें इस बात की आशंका बनी हुई थी कि कहीं सम्राट जैस्मीन अमरगिरी के पक्ष में युद्ध में ना उतर आए। अगर ऐसा होता तो न्यू विंग आर्मी को रोकने के लिए हिरन आर्मी को अपने सभी सोल्जर्स की जरूरत पड़ती। यही रीजन था कि हिरन आर्मी दूर से अपनी मशीनों के जरिए ही विशालकाय पत्थरों से हमला करके राजवन सिटी की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं मलिंगा, धीर, हेमांग, कशिश, माधव, तनिष्क, आहाना और बाकी सभी लोग अपनी जादुई शक्तियों से उन विशालकाय पत्थरों को राजवन सिटी पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दे रहे थे। न्यू विंग आर्मी की पाताली रैंक की युवती योद्धा रागिनी ने जब ये नजारा देखा तो उसने हंसते हुए कहा, हिरन आर्मी बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी से काम कर रही है। वो अपना एक भी सिपाही खोए बिना ही इस युद्ध को जीतना चाह रही है। जिस तरह युद्ध चल रहा था, रागिनी को देखने में वो वन साइडेड लग रहा था। जहां हिरन प्रजाति की आर्मी की जीत होना उसे तय लग रहा था, वहीं रागिनी को लग रहा था कि इस युद्ध का लाभ उन्हें उठाना चाहिए था। रागिनी ने जैस्मीन से पूछा, सम्राट जैस्मीन, अगर आप सच में अमरगिरी किंगडम की मदद करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय हिरन प्रजाति की आर्मी पर हमला करने का ये बेस्ट टाइम है। इस तरह हम अमरगिरी किंगडम की मदद से हिरन आर्मी को हराकर बहुत से लाभ हासिल कर सकते हैं। इस पर जैस्मीन ने रागिनी को कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचने लगी, अगर मैंने इस समय अमरगिरी के साथ मिलकर हिरन आर्मी को हरा दिया तो ये एहसान अमरगिरी किंगडम पर होगा, ना कि आरव पर। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे एहसान सीधा सीधा आरव पर हो। वहीं अगले कई घंटे तक राजवन सिटी की दीवारों पर हमला करते रहने के बाद राजवन सिटी की एक दीवार टूट गई,
जिसे देखकर अनुराग बसु ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मिलते ही हिरण आर्मी आगे बढ़ चली और ऑर्गेनाइजेशन के किलर सोल्जर के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही देर में हिरण आर्मी ने किलर सोल्जर का सफाया कर दिया और राजवंश सिटी में अंदर घुस आई। मलिंगा अपनी आर्मी को लेकर राजवंश सिटी में मौजूद छावनी के अंदर आ चुका था। वहीं हिरण आर्मी आगे बढ़ते हुए राजवंश सिटी की छावनी के सामने पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर अनुराग बसु ने राजवंश सिटी की छावनी को देखते हुए कहा, बस ये आखिरी जगह है जिसे जीतकर हिरण आर्मी का झंडा अमरगिरी किंगडम पर फहराया जाएगा। अरब तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस समय अमरगिरी आर्मी के सभी खास लोग राजवंश सिटी की छावनी की दीवारों पर खड़े होकर हिरण आर्मी का सामना कर रहे थे। मलिंगा ने माधव को कहा, माधव सभी लोगों को इकट्ठा करो और हमारे मिनोटोरस प्रजाति के जंगल की ओर जाने की तैयारियां शुरू करो। वहीं दूर खड़ी सम्राट जैस्मीन अपनी क्रिस्टल पर यह सारा नजारा देख रही थी। उसने राजवंश सिटी की छावनी की ओर देखकर कहा, आरव तुम कहाँ हो? तुम्हारी आर्मी अब ज्यादा लंबे समय तक हिरण आर्मी का सामना नहीं कर पाएगी। तुम ऐसे नाजुक मौके पर उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? अगले कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद राजवंश सिटी की छावनी की दीवारें भी टूट चुकी थी। इस लड़ाई में मिनोटोरस प्रजाति के सोल्जर्स बड़ी संख्या में घायल हो गए थे। माधव और तनिष्क के पूरे शरीर से खून बह रहा था। आहाना, ऋत्विक, पाखी, प्रवीण और टाइटन वॉर आर्मी के ज्यादातर सोल्जर्स इस समय घायल होकर जमीन पर बेसुध पड़े थे। कशिश, धीर, हेमांग भी घायल हो चुके थे और उन सभी को समझ में आ रहा था कि हिरण आर्मी को रोक पाना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा था। वहीं सोपरा किंगडम का शहजादा अथर्व घायल होकर जमीन पर पड़ा था और उसके पास बैठी प्रिंसेस आलिया इस समय अथर्व को उठाने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व आंखें नहीं खोल रहा था। आलिया ने अथर्व के सीने को अपने हाथों से हिलाते हुए कहा, बिग ब्रदर उठो, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, छावनी की दीवारें टूट चुकी हैं। वहां दूसरी ओर आरव को मलक्का भस्माकर ने अपनी जादुई छड़ी दे दी थी और उसे एक जगह बताई थी जहां पर उसकी विशालकाय आर्मी छिपी हुई थी। हालांकि उस जादुई छड़ी को पकड़ते ही आरव का जीवन रस तेजी से रिसने लगा था। इस वजह से आरव लगातार कमजोर होता चला जा रहा था। आरव इस समय एक विशालकाय रेगिस्तान के सामने खड़ा था और उसके हाथों में एक मैप था। उस मैप को देखते हुए वो सोचने लगा, मलक्का भस्माकर ने तो कहा था कि उसकी आर्मी इसी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तो सिवाय रेत के और कुछ भी मौजूद नहीं है और मेरे पास अभी समय नहीं बचा है। राजवंश सिटी में सभी लोग मेरी राह देख रहे हैं। ऐसा कहकर आरव के अंदर गहरी निराशा छा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या आरव उस जादुई छड़ी की मदद से मलक्का भस्माकर की विशालकाय आर्मी को अपने साथ ला पाएगा, या फिर मलक्का भस्माकर आरव के साथ कोई खेल खेल रहा था? वो जादुई छड़ी तेजी से आरव का जीवन रस चूस रही थी। आरव एक विशालकाय रेगिस्तान के सामने बेहद निराश और परेशान खड़ा था। उसके हाथ में जो मैप था उसके अकॉर्डिंग मलक्का भस्माकर की आर्मी को उसी जगह पर होना था, लेकिन वहां पर सिवाय रेत के कुछ भी नहीं था। ये देखकर आरव निराश होकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों से रेत को पकड़कर अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और उस रेत को छोड़ते हुए कहा, हे भगवान, राजवंश सिटी में इस समय मौत की नदियां बह रही हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा वहां समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर आरव ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने अपने हाथों में जो जादुई छड़ी पकड़ी हुई थी, वो जादुई छड़ी बहुत तेजी से उसका जीवन रस सोख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय उसने महसूस किया कि उस रेगिस्तान की रेत में कुछ हलचल होने लगी। अचानक से आरव की आंखों के सामने रेगिस्तान की रेत के अंदर से एक विशालकाय आर्मी निकलकर बाहर आने लगी। आरव ने ध्यान दिया कि उस विशालकाय आर्मी की संख्या लाखों में थी। उसी समय कितने ही योद्धा उसके सामने आकर खड़े हो गए। आरव ने तुरंत चैतन्य की आत्मा के अंश से उन सभी योद्धाओं का डिस्क्रिप्शन देने को कहा। आरव के ऐसा कहते ही उसे चैतन्य की आत्मा के अंश से वहां मौजूद पावरफुल योद्धाओं का डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो गया। आरव, तुम्हारे सामने इस समय जो भी योद्धा खड़े हैं वो सभी मर चुके हैं और इस समय वो अपने कंकाल रूप में मौजूद हैं। तुम्हारे सामने पाताली रैंक का मौत का पिशाच खड़ा है, जिसका शरीर ड्रैगन की तरह है और चेहरा
इंसानों का। उसके साथ पाताली रैंक का विशालकाय राक्षस खड़ा है जो युद्ध के राजा के नाम से जाना जाता है। उसके बगल में जो 40 मीटर विशालकाय कंकाल खड़ा है उसका नाम भद्रबाहु है। उसके हाथों में एक पावरफुल काले रंग की तलवार है जो युद्ध भूमि में तबाही ला देती है। भद्रबाहु को दानवों का समंदर भी कहते हैं। ये एक अधूरी दैवीय शक्ति है। हजारों सालों पहले जब शक्तियों के साथ सभी प्रजातियों का युद्ध हुआ था, उस समय भद्रबाहु ने इंसानों का साथ देने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय सभी शक्तियों ने मिलकर भद्रबाहु को दबा दिया था, लेकिन भद्रबाहु के बारे में ये कहा जाता है कि दैवीय शक्ति भी भद्रबाहु से घबराती है। भद्रबाहु की इंफॉर्मेशन जानकर आरव हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानवों के समंदर नाम से पुकारे जाने वाला भद्रबाहु इतना ज्यादा स्ट्रांग था। इसी तरह वहां पर पाताली रैंक के 5 बीस्ट मौजूद थे। चट्टानी और ज्वालामुखी रैंक के सैकड़ों योद्धा मौजूद थे। लाखों की उस आर्मी को अपने सामने खड़ा देखकर आरव ने राहत की सांस ली। भद्रबाहु ने आरव के हाथ में जादुई छड़ी को देखकर कहा, लड़के, ये हमारे कमांडर की जादुई छड़ी है। ये तेरे हाथों में क्या कर रही है? अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो सच सच बता। इस पर आरव ने मलक्का भस्माकर के साथ हुई उसकी सारी बातचीत के बारे में भद्रबाहु को बताया। सारी बातों को जानकर भद्रबाहु ने कहा, अच्छा, तो तूने एक दिन के लिए ये जादुई छड़ी हमारे कमांडर से उधार ली है। ऐसा कहते हुए भद्रबाहु ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये जादुई छड़ी अपने स्वामी के सारे जीवन रस को सोख लेती है। ऐसे में तू इस जादुई छड़ी के साथ जिंदा कैसे रहेगा? ये सुनकर आरव ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्द से जल्द मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द राजवंश सिटी पहुंचकर हिरन प्रजाति की आर्मी को नष्ट करना है। उसके बाद यदि मैं मारा भी जाता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव की बात सुनकर भद्रबाहु के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सभी आरव के साथ राजवंश सिटी चलने के लिए तैयार हो गए। वहीं राजवंश सिटी में मौजूद छावनी की दीवारें टूटने के बाद हिरण आर्मी छावनी में घुस गई थी। ये देखकर मलिंगा ने तुरंत अपने लोगों को वापस मिनोटोरस प्रजाति के जंगल में भेजना शुरू कर दिया। वहीं अहाना और उसके साथियों ने जंगल में जाने से इनकार कर दिया। ये देखकर मलिंगा ने कशिश से कहा, कशिश, तुम इन सभी को समझाओ, हम ये युद्ध हार चुके हैं। आरव को आने में देर हो गई है। आरव ने कहा था कि अगर वो समय पर नहीं लौट सका तो मैं सभी को लेकर यहां से चला जाऊं। कशिश ने अहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अहाना, तुम सभी को यह समझना होगा, बेकार में अपनी जान देने से कोई फायदा नहीं। हम लोग जिंदा रहेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। कशिश के काफी समझाने के बाद अहाना और सभी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी वहां चारों ओर एक लेयर डेवलप हो गई और कालिंदी की आवाज वहां पर गूंज गई। मुझे मालूम था कि तुम लोग अब यहां से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन इस लेयर से होकर तुम लोग यहां से भाग नहीं पाओगे। उस लेयर को देखकर मलिंगा ने टेंशन में कहा, इस लेयर को नष्ट करने में मुझे घंटों लग जाएंगे। तब तक तो हिरण आर्मी यहाँ पर कहर मचा देगी। अब क्या करें? लगता है कि मौत ही हम सभी की नियति है। उस लेयर को देखकर पूरी अमरगिरी आर्मी में टेंशन फैल गई। सभी को अपने सामने साक्षात मौत दिखाई देने लगी। वहीं आरव राजवंश सिटी लौट चुका था। आरव के हाथों में जादुई छड़ी थी जो इस समय उसके लाइफ फोर्स को तेजी से सोखती जा रही थी। इस वजह से आरव की शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी और वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने लगातार अंधेरा छाता जा रहा था और उसे रह रहकर मलक्का भस्माकर की बात याद आ रही थी। मलक्का भस्माकर ने उससे कहा था कि इस जादुई छड़ी को यूज करने के लिए मरना पड़ता है और एक अधमरा व्यक्ति ही इस जादुई छड़ी का यूज कर पाता है। आरव को अब समझ में आ रहा था कि उस जादुई छड़ी की शक्तियों को धारण करना किस कदर मुश्किल था। चैतन्य की आत्मा के अंश से भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसे चैतन्य की वेबसाइट से भी कोई ऐसा डिवाइस नहीं मिला था जिसकी मदद से वो उस जादुई छड़ी को उसका जीवन रस सोखने से रोक सके। वो सोचने लगा,
ऐसे कैसे हिरन आर्मी का सफाया करूंगा? आरव को लगने लगा कि सच में उस जादुई छड़ी को लाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आरव जैसे ही राजवंश सिटी में वापस आया, वैसे ही सम्राट जैस्मीन को अपने क्रिस्टल पर वो दिखाई देने लगा। आरव को लड़खड़ाते हुए चलता देखकर जैस्मीन को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपनी अंतरात्मा में मौजूद प्रिशा से कहा, बिग सिस्टर, ये देखो आरव को क्या हुआ है? ये तो अपने पैरों पर ढंग से चल तक भी नहीं पा रहा है। ऐसे में ये हिरन आर्मी का सामना कैसे करेगा? इस पर प्रिशा ने कहा, लगता है हमारे लवर को कुछ हुआ है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज तेजी से इसकी एनर्जी को लगातार सोखती चली जा रही है। आरव किसी तरह हिम्मत बटोरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आ गया। वो कुछ देर साधना करना चाहता था ताकि अपने अंदर कुछ एनर्जी क्रिएट कर सके। जब वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक लेडी खड़ी थी। वो लेडी हंसिका थी। हंसिका मिनोटोरस प्रजाति की प्रोटेक्टर थी। हंसिका ने आरव को देखकर कहा, आरव, तुम लौट आए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आरव को अपने कमरे में हंसिका को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। वहीं हंसिका धीमे कदमों से आरव की ओर आने लगी। ये देखकर आरव ने हंसिका से कहा, हंसिका रुको, इस समय मेरे नजदीक आना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मैं इस समय अपने एक बिल्कुल ही अलग अवतार में हूं। ऐसा सुनकर हंसिका ने आरव को बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि आरव के पैर कंपकपा रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था और किसी भी वक्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो सकता था। हंसिका ने आरव की बात पर रिप्लाई किया, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास आना इस समय खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि इसी वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आई हूँ। ऐसा कहकर हंसिका आगे बढ़ी और उसने आरव को अपने गले से लगा लिया और उससे कहा, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें साथ मिलकर कुछ चीजें करनी ही होंगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी इस युद्ध को जीतकर सदर्न कॉन्टिनेंट के लोगों को दर्द और तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। आरव भी इस समय हंसिका के गले से लगा हुआ था और हंसिका के शरीर से उठ रही शानदार महक से बेकरार हो रहा था। आज पहली बार आरव को समझ में आ रहा था कि हंसिका एक बेहद ही खूबसूरत लेडी थी, जिसकी खूबसूरती में खो जाने के लिए कोई भी युवा कुछ भी करने को तैयार हो जाए। उसके अंदर हंसिका को लेकर बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग क्रिएट हो रही थी और वो चाहकर भी उस फीलिंग को क्रिएट होने से रोक नहीं पा रहा था। आरव तेजी से हंसिका की ओर अट्रैक्ट होता जा रहा था। उड़न प्रहरी द्वीप पर उसकी लगभग सारी शक्तियां रिस चुकी थी और अब उसे लग रहा था कि वो हंसिका को चूमने पर अपनी सारी शक्तियां फिर से पा सकता था। उसने हंसिका के गले को चूमना शुरू कर दिया। हंसिका ने भी उसे ऐसा करने से रोका नहीं और उसे अपना बदन चूमने दिया। आरव ने हंसिका के गले को चूमते हुए कहा, हंसिका, क्या तुम श्योर हो कि हमें ये करना चाहिए? वहीं हंसिका ने आरव की इस बात पर कुछ नहीं कहा और आरव के चेहरे को पीछे कर दिया। इसके बाद वो आरव की आंखों में देखने लगी और अगले ही पल उसने आरव के होठों पर अपने होठ रख दिए। ऐसा होते ही आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। हंसिका के कोमल और बेहद ही मुलायम होठों को वो अपने होठों पर महसूस कर पा रहा था और ऐसा करते हुए उसके अंदर रोमांस और आनंद की एक बहुत ही तेज लहर दौड़ने लगी और वो पूरी तरह से मदहोश होने लगा। अचानक से आरव के अंदर बड़ी मात्रा में लाइफ फोर्स यानी जीवन रस समाने लगा। हंसिका ने अपने शरीर से बहुत बड़ी मात्रा में जीवन रस निकालकर आरव के अंदर डालना शुरू कर दिया था। इससे आरव के अंदर फिर से जीवन रस इकट्ठा होने लगा। उस जीवन रस को पाने की हसरत में आरव और ज्यादा कसकर हंसिका के होठों को चूमने लगा। आरव के अंदर की हसरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने हंसिका के होठों को कई जगह से अपने दांतों से काट दिया, जिससे हंसिका का खून उसके होठों से निकलकर आरव के मुंह में जाने लगा। हंसिका के खून में बहुत बड़ी मात्रा में जीवन रस मौजूद था, जिस वजह से जैसे ही हंसिका का खून आरव के अंदर गया तो आरव को इससे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हंसिका के होठों को काटने लगा और इस तरह करते करते
हंसिका के पूरे होठ लहूलुहान हो चुके थे और आरव उसका बहुत सारा खून उसके होठों से चूस चुका था। लेकिन हंसिका आरव को ऐसा करने से नहीं रोक रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय आरव को जीवन रस देना कितना ज्यादा जरूरी था। हंसिका के पास एक स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो बहुत बड़ी मात्रा में जीवन रस क्रिएट कर सकती थी, और यही रीजन था कि वो आरव को बहुत बड़ी मात्रा में जीवन रस दे पा रही थी, ताकि आरव के हाथों में जो जादुई छड़ी थी उस जादुई छड़ी को वो हैंडल कर सके। वहीं आरव पागलों की तरह हंसिका के होठों को चूमे जा रहा था और हंसिका के शरीर से निकलने वाले जीवन रस को अपने अंदर सोखता जा रहा था। धीरे धीरे आरव का हाथ हंसिका के कमर पर घूमने लगा। उस जादुई छड़ी के प्रभाव से आरव इस समय अपना आपा पूरी तरह से खो चुका था। अगले 1 घंटे तक आरव ने पागलों की तरह हंसिका को प्यार किया। हंसिका ने भी आरव को ऐसा करने से नहीं रोका। वो अपने जिस्म के जरिए आरव की रूह को जीवन रस दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक हंसिका के होठों और शरीर से पर्याप्त मात्रा में जीवन रस पीकर आरव फिर से नॉर्मल महसूस कर रहा था। इस समय हंसिका और आरव बेड पर एक दूसरे के बगल में पड़े हुए लंबी गहरी सांसें ले रहे थे। उन दोनों के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। धीरे धीरे आरव को समझ में आया कि उससे क्या हो गया था, जिसकी वजह से तनाव की काली रेखाएं उसके माथे पर खिंच गईं। उसने हंसिका की ओर देखकर कहा, ये हमसे क्या हो गया? इस पर हंसिका ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, हमसे कुछ भी नहीं हुआ है। अपने देश को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर जीवन रस की बड़ी मात्रा पहुंचाना बहुत जरूरी था, और बस यही हमारे बीच हुआ है। इससे आगे ना तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है और ना मुझे। लेकिन आरव को अब बहुत पछतावा हो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब अहाना को इस बारे में मालूम चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सोच सोचकर उसका दिल घबरा गया। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जैस्मीन के सामने कमजोर नहीं पड़ा था, लेकिन हंसिका के सामने कमजोर पड़ गया था। हंसिका ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करके आरव को बड़ी मात्रा में जीवन रस दिया था, लेकिन ऐसा करते हुए हंसिका को आरव के साथ जिस्मानी संबंध बनाने पड़े थे। आरव दुख के गहरे रसातल में समाने लगा। आरव को इस तरह परेशान होता हुआ देखकर हंसिका ने उससे कहा, आरव, इस समय हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हर एक सेकंड पर हमारी मिनोटोरस प्रजाति के सोल्जर मारे जा रहे हैं। प्लीज, इस समय कुछ और सोचने का समय नहीं है। उठो और जाकर इस युद्ध की दिशा को बदल दो। कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आरव को हंसिका की बात एकदम सही लगी और वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। वो तेजी से राजवन सिटी की छावनी की ओर बढ़ गया, जहां पर हिरन प्रजाति की आर्मी छावनी को ध्वस्त कर छावनी के अंदर घुस चुकी थी। मलक्का को छोड़कर अमरगिरी आर्मी के सभी लोग घायल हो चुके थे। अनुराग बासु ने अहाना की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, कहां गया तेरा लवर? क्या वो तुझे छोड़कर भाग गया? आखिर वो कैसा इंसान है जो अपनी लवर को यहां मरने छोड़ गया? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तू उस कीड़े से आखिर प्यार कैसे कर सकती है। इससे पहले अहाना कोई जवाब दे पाती, आसमान में जोरदार आवाज गूंजने लगी। आरव वहां पर आ चुका था। आरव को वहां पर देखकर अनुराग बासु थोड़ा पीछे हट गया। आरव अनुराग बासु के सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं अहाना के चेहरे पर एक अलग ही तरह की स्माइल खिल उठी और वो आरव के कंधे के पीछे से अनुराग बासु को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखने लगी। आरव को वहां पर देखकर अनुराग बासु ने हंसते हुए कहा, तो फाइनली तुम दोबारा लौट आए, हाँ? तो क्या तुम मेरे सामने रहम की भीख मांगने वाले हो? वैसे अगर तुम घुटनों के बल झुककर मुझसे रहम की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हारी आर्मी को कम दर्दनाक मौत दूंगा। ये सुनकर आरव ने हंसते हुए कहा, ये कुछ कहने का नहीं बल्कि कुछ दिखाने का वक्त है। आरव के ऐसा कहते ही आसमान में हजारों पोर्टल क्रिएट हो गए और उन पोर्टल से एक के बाद एक लाखों की संख्या में कंकालों की पावरफुल आर्मी बाहर निकलने लगी। उस विशालकाय आर्मी की वजह से हिरन प्रजाति की आर्मी को राजवन सिटी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
कालिंदी से लेकर एलम तक सभी लोग आरव की उस विशालकाय और पावरफुल आर्मी को देखकर हैरान रह गए थे। नलनीर और निरामय भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि आरव फिर से इतनी बड़ी आर्मी लाने में आखिर कैसे सफल रहा था। नलनीर ने हैरान होते हुए कहा, यह आर्मी कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है। उस आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि पूरी की पूरी हिरण आर्मी पर उसका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। कालिंदी ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। वो युद्ध जीतने के बेहद नजदीक आ चुके थे और अब आरव ने एक बड़ा खेल कर दिया था। आरव ने जब कालिंदी को वहां पर देखा तो उसने अपनी जादुई छड़ी को हवा में उठाया और उसका निशाना कालिंदी की तरफ कर दिया। कहीं ना कहीं कालिंदी हिरण आर्मी का लीडर था। उसने कालिंदी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, मैं मुकद्दर का सिकंदर आरव परमार अपनी आर्मी के साथ प्रस्तुत हूं। तुम्हारा अंत समय आ चुका है। इस समय आरव के पीछे से अधूरी दैवीय शक्ति भद्रबाहु निकलकर वहां पर आ गया। भद्रबाहु को देखकर कालिंदी से लेकर अनुराग बसु सभी की आत्मा कांप गई। अनुराग बसु भद्रबाहु को पहचान गया था। भद्रबाहु ने अपने हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। इसके बाद वहां पर एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। कंकालों की पावरफुल आर्मी जिसमें 5 पाताली रैंक के योद्धा थे और एक अधूरी दैवीय शक्ति थी, वो हिरण आर्मी पर मौत बनकर बरस चुकी थी। कालिंदी को मलिंगा ने रोक लिया था। इस तरह अधूरी दैवीय शक्ति भद्रबाहु वहां पर विनाश लीला मचा रहा था। हिरण प्रजाति की आर्मी में ऐसा कोई भी नहीं था जो भद्रबाहु का सामना कर सकता था। कई घंटों की लड़ाई के बाद हिरण आर्मी युद्ध हारती जा रही थी। सलेह वंश के प्रमुख ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए कहा, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आरव ने चीखते हुए कहा, मुझे तुम लोगों के सरेंडर की कोई नीड नहीं है। मैं तुम सभी की मौत चाहता हूं। तुम सभी का अपराध माफी लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि सदर्न कॉन्टिनेंट कमजोर हालात में है तो तुम लोग आसानी से उस पर अपनी फतेह हासिल कर लोगे, यहां के लोगों को अपना गुलाम बना लोगे? सलेह वंश के प्रमुख ने बेहद लाचारी के साथ आरव से कहा, मैं जानता हूं कि हिरण प्रजाति से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैं हिरण प्रजाति के अपराध की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। यह सुनकर आरव के चेहरे पर नफरत से भरी हंसी आ गई और उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। अपराध की माफी नहीं होती बल्कि सजा होती है। ऐसा कहने के बाद आरव ने अपनी जादुई छड़ी से हिरण आर्मी के लाखों सोल्जर के जीवन रस को चूस लिया, जिसकी वजह से हिरण आर्मी की संख्या जहां 4 लाख से ज्यादा थी वो घटकर 50,000 ही रह गई थी। अपनी इतनी विशालकाय आर्मी को नष्ट होता हुआ देखकर कालिंदी, एलम, अनुराग बसु, प्रिंसेस हिना सदमे में चले गए थे। हिरण आर्मी के सभी खास लोगों ने जब देखा कि उनकी लाखों की आर्मी अब बहुत कमजोर हो गई थी तो उन सभी की बची खुची हिम्मत भी टूट गई। लाखों की संख्या में उनके सोल्जर अपना सारा जीवन रस रिसने की वजह से मारे गए थे। आरव का मलक्का के साथ यही एग्रीमेंट हुआ था कि मलक्का अपनी जादुई छड़ी 1 दिन के लिए आरव को देगा और बदले में आरव हिरण आर्मी के लाखों सोल्जर्स का जीवन रस उस जादुई छड़ी से सोख कर उसे देगा। इससे मलक्का की जादुई छड़ी में बहुत बड़ी मात्रा में जीवन रस आ जाता और वो जादुई छड़ी मलक्का के आजाद होने पर उसके जीवन रस को नहीं सोखती। आरव ने बचे हुए हिरणादकों को देखकर कहा, अब तुम सभी बचे हुए हिरणादकों को भी मरना होगा। आरव की ये बात सुनकर अनुराग बसु से लेकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। उसी समय आकाश में किसी की घनघोर और बेहद भारी आवाज गूंज गई। आरव ने देखा कि आकाश में एक सुनहरे रंग का पोर्टल खुला था और उस पोर्टल से सादिक बाहर निकलकर आ चुका था। सादिक हिरण प्रजाति के विदिशा किंगडम की एक फायर दैवीय शक्ति था। हिरण प्रजाति के हारने के बेहद नजदीक पहुंचने की वजह से सादिक को वहां पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फायर दैवीय शक्ति अधूरी दैवीय शक्ति से ज्यादा ताकतवर होते थे। उनकी किसी एक चीज पर पकड़ दैवीय शक्ति के बराबर होती थी। उसी के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते थे। जैसे सादिक की फायर पर पकड़ थी तो उसे फायर दैवीय शक्ति कहते थे। अपनी फायर दैवीय शक्ति को वहां पर देखकर अनुराग बसु, एलम, कालिंदी और सभी वंश के प्रमुखों की जान में जान आई। उनके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा। अनुराग बसु ने खुद से कहा, आरव देख, हमारी दैवीय शक्ति यहां पर आ गई है, अब तेरी खैर नहीं। आरव बड़े ध्यान से सादिक को देख रहा था। सादिक ने आरव से कहा, बच्चे,
तेरी हिम्मत कैसे हुई हिरण आर्मी को नुकसान पहुंचाने की? अभी तेरे में इतना दम नहीं आया है कि हिरण आर्मी को तू हरा सके। तू एक हत्यारा है। मैं अपनी फायर से तेरी पूरी आर्मी को जलाकर खाक कर दूंगा। तेरे सारे अपनों को तेरी आंखों के सामने जलाकर मार डालूंगा। इस पर आरव ने कहा, हमारी भूमि में बिना अधिकार घुसो तुम और मारने वाले हम। हमें गुलाम बनाने की कोशिश करो तुम और हत्यारे हम। तुम सच में अपनी प्रजाति की तरह ही एक दोगले और घमंडी हिरणादक हो। आरव की ये बात सुनकर तो सादिक का गुस्सा भड़क उठा। वहीं आरव की आर्मी के भद्रबाहु और सभी पाताली योद्धा सादिक को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहीं उस युद्ध भूमि से बहुत दूर नॉर्दर्न ट्राइब के इलाके में तंजावली एक बड़ी सी स्क्रीन पर उस युद्ध को देख रहे थे। सादिक को वहां पर देखकर तंजावली के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने कहा, सादिक, तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे मालूम था कि ये दिन आने वाला था जब तुम अपनी आर्मी को बचाने के लिए यहां चले आओगे, लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे आने की तैयारी हम लोग पहले ही करके बैठे हैं। ऐसा कहते ही तंजावली ने अपने एक हाथ को हवा में उठा दिया। तंजावली के हाथ से एक नीले रंग की पावरफुल जादुई किरण बाहर निकली और रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़कर युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ी। कुछ ही सेकेंडों में वो नीले रंग की पावरफुल जादुई किरण जाकर सादिक के शरीर से टकरा गई। ऐसा होते ही सुनहरे रंग की पावरफुल बेड़ियों ने सादिक को अपने अंदर बांध लिया। ये देखकर सादिक ने अपनी नरक की फायर से उन बेड़ियों को गलाना शुरू कर दिया। ये देखकर आरव को समझ में आ गया कि सादिक जल्दी ही उन बेड़ियों को गलाकर उन बेड़ियों से आजाद हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति सबीर की दी गई हंटर क्यूब को बाहर निकाला और उसे सादिक की तरफ फेंक दिया। इसके तुरंत बाद उसने चैतन्य की आत्मा के अंश से कहा, मैं चाहता हूं कि आप 1,00,000 चैतन्य पॉइंट के बदले फायर दैवीय शक्ति सादिक को कुछ समय के लिए कैद कर लें। आरव के ऐसा कहते ही आरव की हंटर क्यूब ने सादिक को अपने अंदर कैद कर लिया। अपने आप को किसी सुपर पावर जेल में कैद होता हुआ देखकर सादिक गुस्से से पागल हो उठा। हालांकि वो चाहकर भी खुद को उस कैद से आजाद नहीं कर पा रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा लड़का एक फायर दैवीय शक्ति को भला कैसे कैद कर सकता था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, बच्चे, तूने मुझे कैद करने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तेरे इस अमरगिरी को राख में बदल दूंगा। सादिक की ये बात सुनकर कालिंदी, अनुराग बसु, एलम और सभी वंशों के प्रमुखों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी जगमगाने लगी। वो सभी सादिक के उस पिंजरे को तोड़ने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सादिक उस पिंजरे को तोड़ने वाला था, वैसे ही वो आरव की हत्या कर डालता। हालांकि उन सभी का इंतजार ही रह गया, क्योंकि अचानक से वो पिंजरा सादिक को लेकर कहीं पर चला गया और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि उनका फायर दैवीय शक्ति आखिर कहां चला गया था। सभी लोग हतप्रभ नजरों से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा होते ही आरव के पास कितने ही नोटिफिकेशन आने लगे। निरामय ने चीखते हुए कहा, तुमने हमारे फायर दैवीय शक्ति के साथ आखिर क्या किया है? इस पर आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके पास मैसेज आया, आरव, फायर दैवीय शक्ति सादिक को चैतन्य वेबसाइट के ऑक्शन हाउस में भेज दिया गया है। फायर दैवीय शक्ति सादिक का ऑक्शन 3 दिनों बाद होगा। इस ऑक्शन को देखने के लिए आपको VIP सीट का टोकन दिया जाता है। आरव ने जिस समय अनुराग बसु के पालतू जानवर को पकड़ा था, तो उसने उसे भी चैतन्य वेबसाइट के ऑक्शन हाउस में भेज दिया था, जहां उसके ऑक्शन से 1,00,000 चैतन्य पॉइंट आरव को मिले थे। उन्हीं 1,00,000 पॉइंट्स का यूज करके आरव ने फायर दैवीय शक्ति सादिक को कैद कर लिया था और तंजाबली और जादुई छड़ी की पावर की मदद से सादिक को ऑक्शन हाउस भेज दिया था। जोर जोर से हंसने के बाद आरव ने कहा, तुम्हें अब अपने फायर दैवीय शक्ति की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने फायर दैवीय शक्ति के अब कभी भी दर्शन नहीं होने वाले। वो तुम सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। तुम हिरणादकों ने मानव प्रजाति की भूमि में घुसकर उसे कब्जाने की कोशिश की, ये उसी की सजा है। आरव की बात सुनकर कालिंदी, एलम, अनुराग बसु, निरामय, नलनीर सभी हैरान रह गए। किसी को भी आरव की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कालिंदी ने गुस्से से पूछा, हमारी दैवीय शक्ति कहां है? इस पर आरव ने कहा,
तुम्हें भी वहीं पहुंचा देता हूँ, फिर खुद देख लेना कि तुम्हारी फायर दैवीय शक्ति कहाँ पर है। ऐसा कहकर आरव ने सबीर की दी गई हंटर क्यूब को बाहर निकाल लिया और उसे कालिंदी को दिखाने लगा। उस हंटर क्यूब को देखकर कालिंदी बुरी तरह से खौफ में आ गया और बोला, हम तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना। ऐसा कहकर कालिंदी शांति से एक जगह पर बैठ गया। इसके बाद भद्रबाहु ने जादुई रस्सियों से सभी हिरणादकों को बांध दिया। कालिंदी, अनुराग बसु, एलम, निरामय, नलनीर सभी वंशों के प्रमुख सभी जादुई बेड़ियों में बंधे घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन जादुई बेड़ियों की वजह से उन सभी की पावर घटकर 0 हो चुकी थी। जब तक वो उन जादुई बेड़ियों में थे तब तक वो कुछ भी कर पाने में कैपेबल नहीं थे। वो सभी अब सदर्न कॉन्टिनेंट में एक विजेता ना रहकर गुलाम बन चुके थे। पसोलवा अपने हाथों में हंटर पकड़े उन सभी को अपने हंटर मारने लगा और उन्हें रह रहकर डराने लगा। आरव हिरन प्रजाति की आर्मी को युद्ध में हरा चुका था, तो अब आरव आगे क्या करने वाला था? आरव हिरन आर्मी के कैद हुए सभी योद्धाओं के साथ आखिर क्या करने वाला था? क्या वो उन सभी को मार डालने वाला था या फिर उन सभी के साथ कुछ और करने वाला था? सम्राट जैस्मीन आरव की इस जीत के बाद क्या करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए आरव की लीला।